2319 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी तरफ से स्वागत है अनअकैडमी पे। मैं शिवम पांडे आप सबका अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और आई एम गेट क्वालिफाइड। 4 टाइम्स मैंने गेट क्वालिफाई एग्जाम कर रखा है, ठीक है। राइट्स एग्जाम PSU भी क्लियर किया है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का है, वो भी स्पेशली अगर आप देखोगे तो SSC JEE फील्ड में, ठीक है। जितने भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स यूट्यूब पे मैं चला रहा हूँ। उसी सिलसिले में आज हम आगे पढ़ेंगे। सोम का मैराथन सेशन है, इसमें मैं पढ़ाऊंगा ही आज। गुड आफ्टरनून प्रशांत। सोम की क्लास चलेगी, मैराथन में भी आज हम उसी को आगे पढ़ेंगे जो मैं कल जहां तक पढ़ाया था उसके आगे। जितने लोग नए हैं, जिन लोगों ने पहली बार ये क्लास देखी है, वो पीछे 2 क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, वो भी चेक कर लेंगे। वो पीछे बेसिक्स पढ़ना जरूरी है। हाँ कोई बात नहीं आशुतोष, जस्ट वेट। हाँ गुड आफ्टरनून हेमलता, गुड आफ्टरनून दीक्षा, सभी लोग को गुड आफ्टरनून। देखिए पीछे जितने लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है उनको लेक्चर देखना पड़ेगा, बिकॉज लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लेक्चर नहीं देखोगे तो वो चीजें समझ में आएंगी नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो अगर आप पीछे वाला लेक्चर देखोगे नहीं तो हर लेक्चर एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी अगला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट है, बट पीछे वाली क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नए हैं वो पीछे जाके वो क्लासेस जरूर देख लेंगे। बाकी हम क्लास आज की मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, बाद में आपको बता दूंगा। जो लोग नए हैं अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या मुझसे और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या कोड यूज करना है, कैसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है आप लोग को याद होगा कल मैंने आपको लिखवा रहा था मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एजम्पशंस, सोम के एजम्पशंस, ठीक है। नोट्स का हम बता देंगे कैसे बनाना है, अभी तो सुनो। तो कल मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को एक बात बोली थी कि एजम्पशंस जो हैं, गुड आफ्टरनून सब लोग को, गुड आफ्टरनून। कल मैंने आपको एक बात क्लियर बोल दी थी कि ये एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये एजम्पशंस नहीं आते वो आगे क्लियरली सोम को समझ नहीं पाएगा ये सब्जेक्ट क्या है। तो कल मैंने आपको एक एजम्पशन बताया था कि बार या कंपोनेंट या बीम या स्ट्रट या कॉलम, सोम में जो भी तुम पढ़ोगे वो बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होगा। याद होगा आपको, कल मैंने ये एजम्पशन लिखवाया था, आपको लिख दे रहा हूं। बार, कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब बीम भी हो सकता है, स्ट्रट भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है। सुन लो, ये जितना कुछ भी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ये जितना कुछ भी है ये सारा कुछ क्या होगा, बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ये एजम्पशन ही है। सोम में जहां भी तुमको बीम दिखेगी, जहां भी तुम्हें बार या कंपोनेंट दिखेगा, तुम मान लोगे कि वो क्या है, बोथ होमोजीनियस होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। कल मैंने थोड़ा सा बता भी दिया था इसके बारे में, अगर याद होगा तो मैंने होमोजीनियस क्या होता है ये डिफाइन कर दिया था। अगर आपको याद हो तो कल मैंने बता दिया था व्हाट इज होमोजीनियस। ये चीज आप पढ़ चुके हो, व्हाट इज होमोजीनियस। आज जो हमें पढ़ना है ये क्लास है टेक्निकल की, धौनपुर जी ये क्लास है टेक्निकल की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये SSC JEE के लिए है। अगर आप टेक्निकल के हैं तो आप ये समझ लो सोम की है, नॉन टेक के हैं तो ये आपकी क्लास नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक। कल आपको मैंने ये बता दिया था व्हाट इज होमोजीनियस, डिफाइन भी कर दिया था। आपको बोला था कि अगर होमोजीनियस मटेरियल है तो वो क्या होगा, ठीक। आज हम पढ़ेंगे आइसोट्रॉपिक। क्या पढ़ेंगे, आइसोट्रॉपिक।
अगर आपको याद हो तो होमोजीनियस के लिए मैंने बोला था अगर किसी भी शेप एंड साइज का कोई भी बॉडी है और मैं बोलता हूं कि वो होमोजीनियस है तो इस बॉडी पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। कल मैंने बताया था इस बॉडी पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तुम अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो और एक डायरेक्शन में चले जाओ, तुमको जो भी वैल्यू मिल रही है यंग्स मॉडुलस यानी कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट, अगर मान लो एक्स डायरेक्शन में गए और तुमको एक पॉइंट पे 100 मिला मैंने बोला ये होमोजीनियस है, तो तुम गारंटी से बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे भी कितना होगा 100, इस पॉइंट पे भी कितना होगा 100। कल ये सब बता दिया है मैंने। अगर तुमसे कोई पूछे नहीं साहब यहां एक कोई पॉइंट है यहां पे कितना होगा, तो आप बोलोगे 100। कितना होगा 100। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे पॉइंट चेंज कर रहे हो, अगर डायरेक्शन फिक्स रखो तो यंग्स मॉडुलस या कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, दैट इज नोन एज होमोजीनियस। अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल वाई डायरेक्शन में चेक किया होता, मैं बोलता वन पॉइंट पे मुझे ई वाई की वैल्यू मान लो मिल गई 60, मान लो 60। हाँ गुड आफ्टरनून विभा, ठीक है ध्यान से सुनो। तो अगर तुम किसी भी पॉइंट पे जाते और वाई डायरेक्शन में जाते तो तुमको हमेशा मिलता 60। किसी भी पॉइंट पे रहते, किसी भी पॉइंट पे रहते और अगर तुम वाई डायरेक्शन में देखते चेक करते तो तुमको मिलता 60 मेगापास्कल। कितना मिलता 60। सिमिलरली अगर तुम जेड डायरेक्शन में चेक करते, मान लो जेड डायरेक्शन में चेक करते और तुमको जेड डायरेक्शन में मान लो 40 मिल जाता, फॉर एग्जांपल 40 मिल जाता, तो तुम गारंटी के साथ कह सकते थे अगर जेड डायरेक्शन में 40 मिला माय डियर फ्रेंड, तो तुम गारंटी के साथ कह सकते थे कि किसी भी पॉइंट पे चला जाऊं, हर पॉइंट पे जेड डायरेक्शन में कितना मिलेगा 40। कितना मिलेगा 40। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। तो अगर मैं होमोजीनियस के बारे में कुछ बोलना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि होमोजीनियस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम जाते भी हैं और डायरेक्शन नहीं बदल रहे हैं तो इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक, केवल इतना याद रखना है। देखो तुम क्या कर रहे हो, अगर कोई होमोजीनियस बॉडी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाओ किसी भी पॉइंट पे और डायरेक्शन मत बदलो तो इलास्टिक कांस्टेंट सेम होगा। अगर तुम बोलो अगर लेकिन अगर तुमसे कोई बोले, ध्यान से सुनना, कि मैं वाई डायरेक्शन में हूं, ठीक, यहां पे मुझे 20 मिला है, कोई पूछे मैंने पॉइंट बदल दिया, मैं इस पॉइंट पे आ गया, तो तुम बोलोगे भले मैंने पॉइंट बदला है, अगर मैं वाई डायरेक्शन में ही चेक करूं तो मुझे 20 मेगापास्कल मिलेगा। अगर मैं वाई डायरेक्शन को फिक्स कर लूं कि मुझे हमेशा वाई डायरेक्शन में देखना है तो ये 20 ही मिलेगा क्योंकि ये होमोजीनियस है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ओके। अब बात करते हैं आइसोट्रॉपिक की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोट्रॉपिक देख लो। आइसोट्रॉपिक, भैया आइसोट्रॉपिक क्या है? अगर मान लो कोई बॉडी ले लो, दुनिया का कोई भी बॉडी किसी भी शेप एंड साइज का, वैसे ही है, और मैं बोल दूं कि ये आइसोट्रॉपिक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, अगर ये आइसोट्रॉपिक है माय डियर फ्रेंड, अगर ये आइसोट्रॉपिक है तो इसमें कितने पॉइंट्स होंगे? कितने पॉइंट्स होंगे? करोड़ों। हेलो संतोष, कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। जल्दी बताओ, अगर ये आइसोट्रॉपिक है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अच्छा, इस इनफाइनाइट पॉइंट्स में मेरी बात सुनना, राम राम, अगर इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में तुम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, तुम फ्री हो मेरे दोस्त, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, मान लो तुमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक, और तुम उस पॉइंट के किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, एक्स वाई जेड थीटा, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, यंग्स मॉडुलस इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। अगर यहां 100 है, सुन लो, अगर एक्स में 100 है तो यहां भी 100 होगी, थीटा डिग्री पे भी कितना होगा 100, वाई में भी कितना होगा 100, जेड में भी कितना होगा 100। इसके कहने का मतलब है अगर तुम एक पॉइंट को फिक्स कर लो, उस पॉइंट के हर डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट विल बी सेम। इसको लेना देना नहीं है डायरेक्शन से, समझना आप। अगर आपने कहा कि साहब ये कोई आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने कहा सुनना, मैंने कहा अच्छा साहब मुझे यहाँ पे ना, यहाँ पे ये आइसोट्रॉपिक मैंने बोल दिया है, एक पॉइंट एक है और मुझे एक्स में 100 मिला है, तो तुम कहोगे अगर ये आइसोट्रॉपिक है ना तो तुम तुरंत कहोगे वाई में भी 100 होगा। देखो वाई में भी 100 होगा और तुरंत तुम बोलोगे जेड में भी 100 होगा। जेड में भी कितना होगा
100 होगा। ध्यान से सुनना, तुम बोलोगे थीटा डिग्री पे भी 100 होगा, थीटा पे भी कितना होगा 100 होगा। उसी तरह अगर तुमसे किसी ने कहा भैया 0.2 है, देखना 2 पॉइंट से लेना देना नहीं है, तुमसे बोला 0.2 पे मुझे एक डायरेक्शन में 60 मिल गया है, तो तुम बोलोगे अगर ये आइसोट्रॉपिक है तो क्या करना है भैया, यहां भी 60 होगा, वाई में भी 60 होगा, थीटा पे भी 60 होगा, ध्यान से सुनना, और जेड में भी 60 होगा। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओगे कितना मिलेगा 60। अब ध्यान से देखो आइसोट्रॉपिक में, अब देखना अगर अगर होमोजीनियस में मैं यही बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, होमोजीनियस, अगर ये होमोजीनियस होता, रुक जाओ अभी 5 मिनट का पेशेंस रखिएगा, 5 मिनट का, बड़ा क्लियर कर दूंगा दोनों चीज, 5 मिनट का पेशेंस रखिएगा, एक एक बात क्लियर कर दूंगा, सिर्फ 5 मिनट का पेशेंस चाहिए। ध्यान से देखिए, ठीक, अगर यही होमोजीनियस होता तो x में मान लो 100 है, y में क्या होता मान लो 80 है, z में कितना है मान लो 60 है, तो दूसरे पॉइंट पे यहां भी x में कितना होता 100, y में कितना होता 80, z में कितना होता 60, कितना होता 60। अब ध्यान से सुनना, अब देखो अगर तुम होमोजीनियस को देखोगे, होमोजीनियस में तुम पॉइंट बदल रहे हो, एक पॉइंट से 2 पॉइंट पे आए हो, पॉइंट बदला है पर यंग्स मॉडुलस x में सेम है। देखो x में यहां भी 100 था, यहां भी 100 है, देखो पॉइंट बदला पर यंग्स मॉडुलस नहीं बदला। अच्छा आइसोट्रॉपिक में आओ, देखो एक पॉइंट के x में 100 है तो दूसरे पॉइंट के x में 60 है। अच्छा लेकिन अगर होमोजीनियस को देखो, एक ही पॉइंट के हर डायरेक्शन में वैल्यू अलग अलग है, देखो x में अलग, y में अलग, z में अलग। पर अगर तुम आइसोट्रॉपिक को देखो, एक पॉइंट के हर डायरेक्शन में वैल्यू सेम है। मतलब एक बात क्लियर हो गई, होमोजीनियस को पॉइंट से मतलब है, किससे मतलब है, पॉइंट टू पॉइंट देख रहा है। और आइसोट्रॉपिक को देखना है तो क्या देखोगे, डायरेक्शन। किसकी बात करोगे, डायरेक्शन की। आइसोट्रॉपिक की जब भी बात करोगे तो तुम बोलोगे हमें डायरेक्शन देखना है, एक पॉइंट के हर डायरेक्शन में वैल्यू सेम होगी। आंख बंद कर लो, तुम कहोगे आइसोट्रॉपिक देखते वक्त मुझे पॉइंट से लेना देना नहीं है, पॉइंट जाए भाड़ में, मैं जो पॉइंट सेलेक्ट करूंगा अगर उस पॉइंट के हर डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट सेम है, तुम कहोगे वो मटेरियल आइसोट्रॉपिक। क्या है, आइसोट्रॉपिक है। देखो देखो फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, मैंने बोला ये कौन सा मटेरियल है, देखते रहो, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आएगा दिस मटेरियल इज होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, क्या है ये बताओ, सब लोग अपना अपना आंसर दीजिए, ये कौन सा मटेरियल है। ईच एंड एवरी वन प्लीज गिव मी योर आंसर। हाँ हिमलता, और लोग को बताने दीजिए। और लोग बताइए। और यस ठीक है, सब लोग का समझ गया। आप बताओ ये आइसोट्रॉपिक है कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आप आंख बंद करिए, पॉइंट 1 देखिए, यहां देखिए, यहां एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम है, इवन, ठीक, दूसरे पॉइंट पे आए, दूसरे पॉइंट पे भी हर डायरेक्शन में सेम है, देखो E2 तीसरे पॉइंट के हर डायरेक्शन में सेम है, E3 इसको मतलब नहीं है, देखो इसको मतलब नहीं है, एक पॉइंट पे अलग है, दूसरे पॉइंट पे अलग है, तीसरे पॉइंट पे अलग है भैया, एक पॉइंट पे अलग वैल्यू है, दूसरे पॉइंट पे अलग है, तीसरे पॉइंट पे अलग है, इसको इससे लेना देना नहीं है। इसको क्या देखना है, अगर मुझे आइसोट्रॉपिक देखना है तो मैं सिंपल देखूंगा, एक पॉइंट जो मैं सेलेक्ट किया हूं उस पॉइंट के हर डायरेक्शन में वैल्यू सेम है, तो ये हो गया आइसोट्रॉपिक। आप इसको लिख दोगे आइसोट्रॉपिक, तुरंत क्या लिखोगे, आइसोट्रॉपिक।
ट्रॉपिक। पर ध्यान से सुनना, अब मैं क्वेश्चन बनाते जा रहा हूं, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर 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 ऐसा है कुछ टफ भी बनाऊंगा, ऐसा है, पहले आसान वाला कर लेते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो सिर्फ आप ही सही कर पाओगे। क्या है मेरे भाई, सब लोग जवाब दीजिएगा, बताइए कौन सा मटेरियल है। देखो ये होमोजीनियस है, सबको दिख रहा है। देखो क्यों होमोजीनियस है, एक पॉइंट के एक्स में इवन है होमोजीनियस, एक पॉइंट के एक्स में इवन है, बिल्कुल। यहां भी कितना होगा इवन, यहां भी कितना होगा इवन। अगर एक में E2 है तो यहां भी कितना है E2 E2, एक में E3 है यहां भी E3 E3 E3। सबको समझ में आ गया। यहां पे जब भी बात करोगे माय डियर फ्रेंड, तो पॉइंट टू पॉइंट देखोगे, तो तुमको देखना होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर सेम है, एक डायरेक्शन में देखोगे, केवल एक बार में एक डायरेक्शन। एक्स देख रहे हो तो एक्स, वाई देख रहे हो तो वाई, जेड देख रहे हो तो जेड। बड़े आराम से एक बच्चा आया और बोला ये होमोजीनियस है। यहां तक जिंदगी मस्त चल रही थी आप लोग की, कोई दिक्कत नहीं थी। पर हमारी तरह कोई अच्छा मास्टर आया तेज, जो आपके तोते उड़ाना चाह रहा था। क्या उड़ाना चाह रहा था आपके, जी बताइए क्या उड़ाना चाह रहा है, तोते, और ज्ञान देना चाह रहा है। वो एक क्वेश्चन बनाया, और क्वेश्चन देखो कितना प्यारा बनाया, ध्यान से सुनना। अलग अलग मास्टर होते हैं ना भाई, कोई अच्छा मास्टर आ गया, बढ़िया सवाल ले आया, बढ़िया सवाल लाया तो 90% लौंडे लेट गए। देखिए कैसे, बफर कर रहा है क्या, नेट की कोई इशू है, जस्ट टेल मी। बफरिंग, नो नो नो, नॉट बफरिंग, इट इज गोइंग परफेक्टली। बहुत सही चल रहा है यार नेट, आज ही तो इतना नेट पे काम कराया है। आई थिंक नेट सही चल रहा है, यस ठीक है। अब कोई बंदा आया, पहले सुनो, पहले इसको देखा, पहले इसको, नीचे वाले को देखो, इसको इसको देखो, अरे वो तुम्हारा हुआ था, ये देखो इसको देखा, इसको, तो इसको देख के क्या बोलोगे, होमोजीनियस। क्या बोलोगे, होमोजीनियस। क्या बोलोगे, होमोजीनियस। पर उसने, जिस बच्चे ने होमोजीनियस इसको डिसाइड किया, ठीक, जिस बच्चे ने इसको डिसाइड किया होमोजीनियस, उसने देखा ठीक है भैया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, सुन लो, दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं तो E1 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 मिल रहा है। अगर एक Y2 में अगर E2 है तो हर डायरेक्शन में Y2 मिल रहा है, क्लियर है। पर उसने साथ में एक और चीज देखा कि अगर मैं होमोजीनियस इसको कह रहा हूं तो देख रहा हूं एक पॉइंट के हर डायरेक्शन में वैल्यू अलग है, E1 है E2 है E3 है। देखो यहां भी क्या है, E1 है E2 है E3 है, यहां भी क्या है, E1 है E2 है E3 है। तो उसने बोला, उसको लगा कि उसने अपने अंदर एक आइडिया बना लिया, ध्यान से सुनना। उसने बोला होमोजीनियस का मतलब हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आएंगे और एक ही डायरेक्शन में देखेंगे तो वैल्यू सेम होगी। अगर एक पॉइंट से एक पॉइंट के एक्स में E1 मिला है तो दूसरे पॉइंट में भी E1 मिलेगा, तीसरे में भी E1 मिलेगा। अगर एक पॉइंट के वाई डायरेक्शन में E2 मिला है तो दूसरे में E2 मिलेगा, तीसरे में E2 मिलेगा, ये तो है ही। पर उसको गलतफहमी हो जाएगी कि एक ही पॉइंट के हर डायरेक्शन में वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। उसको ये गलतफहमी हो जाएगी कि होमोजीनियस का मतलब, ध्यान से सुनना, एक ही पॉइंट के हर डायरेक्शन में वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सुन लो, ऐसा नहीं है दीक्षा, ध्यान से सुन लो। देखो
अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये कौन सा मटेरियल है तो ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है। देखो अब तुम देखो यहां x और z में सेम है, x और z में सेम है और y में अलग है। देख लो, यानी होमोजीनियस देखते वक्त तुम डायरेक्शन कभी नहीं देखोगे, तुम पॉइंट टू पॉइंट चेक करोगे। देख लो, अब तुम एक पॉइंट पहले पॉइंट के x में देखे हो कितना मिला है, E1, यहां भी E1 मिलना चाहिए, यहां भी E1 मिला है कि नहीं मिला है। अगर एक पॉइंट के देखो y में E2 मिला है तो दूसरे में भी E2 मिलना चाहिए, तीसरे में भी E2 मिला। एक पॉइंट के x में E1 मिला है, z में तो यहां भी कितना मिलना चाहिए, Z1, यहां भी कितना मिलना चाहिए, Z1। इसका मतलब होमोजीनियस जब भी चेक करोगे माय डियर फ्रेंड, तो कभी भी केवल क्या देखोगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे। एक पॉइंट के x डायरेक्शन में जो वैल्यू मिली है वही हर पॉइंट के x डायरेक्शन में मिलेगा, एक पॉइंट के y डायरेक्शन में जो मिली है वही दूसरे पॉइंट के y डायरेक्शन में, एक पॉइंट के तीसरे डायरेक्शन में जो वैल्यू मिली है वही हर पॉइंट के z डायरेक्शन में मिलेगा। इज दिस क्लियर? पहले अगर आप लोग क्लियर क्लियर बोलिए, ये भी होमोजीनियस है वो भी होमोजीनियस है। तो आज के बाद से ये पॉइंट नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ कि ये गलतफहमी निकाल दो कि होमोजीनियस का मतलब ये नहीं हुआ कि एक पॉइंट के हर डायरेक्शन में अलग अलग हो यंग्स मॉडुलस, नहीं, ये कभी नहीं बोलता है वो। उसको एक पॉइंट के हर डायरेक्शन से नहीं लेना है, उसको पॉइंट टू पॉइंट जाके चेक करना है, पॉइंट टू पॉइंट जाके चेक करना है। उसको इससे मतलब नहीं है कि एक पॉइंट के हर डायरेक्शन में वैल्यू क्या है। डायरेक्शन की बात होमोजीनियस में करेंगे ही नहीं। आज के बाद से क्या याद रखेंगे, डायरेक्शन की बात हम होमोजीनियस में नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? ओके देख लो, देख लो, प्रश्न तुम्हारे सामने रख रहा हूं। जरूरी नहीं है सामने, जरूरी नहीं है पॉइंट कोई भी हो, मैंने सामने सामने ले लिया, पॉइंट तुम कुछ भी ले सकते हो। एक पॉइंट ये ले लो, लो एक पॉइंट ये ले लो ये आशुतोष, और एक पॉइंट ये ले लो कोने वाला, तो बस पॉइंट कोई भी होगा। सुन लो, ये E1, ध्यान से सुनना, ये भी E1, ये भी E1 ये E2, ये भी E2, ये भी E2, ये भी E3, ये भी E3, ये भी E3 ये कौन सा है अभी तुम लोग बताए हो, अभी तुम लोग बताए हो। अब देखो, अगर मैंने तीनों डायरेक्शन में सेम कर दिया, यहां वाले में क्या किया था, यहां वाले में दो डायरेक्शन में सेम किया था, दो डायरेक्शन में सेम किया था, तो ये आइसोट्रॉपिक नहीं था, ये होमोजीनियस कैटेगरी में आ जा रहा था। पर देखो यहां पे मैंने तीनों डायरेक्शन में सेम कर दिया, एक्स वाई जेड, मतलब हर डायरेक्शन में सेम कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक। ये क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक। क्लियर है? क्लियर है? ओके 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 ओके। एक बंदा आया, एक बंदा आया और वो उसने अलग क्वेश्चन लाया, अलग, ध्यान से सुनना। उसने बोला मेरे पास एक मटेरियल है, और यही क्वेश्चन आया है कई बार। उसने बोला मेरे पास एक बॉडी है किसी भी शेप एंड साइज का, और उस पे ये हाल है। क्या हाल है, ध्यान से देखना। उसने देखा डिफिनीशन भी लिखवाऊंगा थर्ड यूनिट में अभी बेसिक्स चल रहा है, ठीक। एक आदमी आया और उसने देखा, अब उसने देखा कि उसके सामने चार ऑप्शन है, सुनना। ये मटेरियल होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है, नन ऑफ दीज है, ठीक, एक ऑप्शन। और एक ऑप्शन है बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है, एक ऑप्शन है बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। एक आदमी आया, उसको ये बॉडी दी गई और बोला गया ऐसे है यंग्स मॉडुलस, तो बताओ क्या है ये, होमोजीनियस, बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। हाँ वह भाई गुड। हाँ सुनना सुनना सुनना, जिसको कुछ नहीं पता वो शुरू से शुरू करे, सुन लो।
पहले हम चेक करते हैं ये आइसोट्रॉपिक है कि नहीं। ध्यान से सुनना, आइसोट्रॉपिक क्या कहता था, क्या कहता था, एक पॉइंट के हर डायरेक्शन में वैल्यू सेम होगी, है यही कहता था। दूसरे पॉइंट के हर डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी, सेम है। तीसरे पॉइंट पे अगर जाओगे तो उस पॉइंट के हर डायरेक्शन में वैल्यू सेम है, तो ये आइसोट्रॉपिक तो है ही, पहली बात। अब होमोजीनियस चेक करो, एक पॉइंट के एक्स डायरेक्शन में ई है तो दूसरे पॉइंट के भी एक्स में ई, तीसरे में भी ई। एक पॉइंट के वाई में ई है तो दूसरे में भी ई, एक तीसरे में भी ई। एक पॉइंट के जेड डायरेक्शन में ई है तो दूसरे के भी ई, तीसरे के भी ई। होमोजीनियस भी है, होमोजीनियस को भी क्लियर कर रहा है और आइसोट्रॉपिक को, मतलब ये दोनों दिखा रहा है, होमोजीनियस भी है और आइसोट्रॉपिक भी है। आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। क्लियर है बात, बोलो भैया। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। सबको क्लियर है, ओके। सुनिएगा, अब असली ज्ञान ले लीजिए जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। अब वो बात सुनिए कि क्या है, अब जो किताब में नहीं है वो सुनिए। अब जो किताबों में नहीं है वो सुनिए। किताबों में ये हर किताब में लिखा है कि एजम्पशन है मटेरियल क्या होना चाहिए, बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ठीक, ये एजम्पशन है कि जितना भी सोम में आप मटेरियल कंपोनेंट बार या बीम पढ़िएगा वो क्या होगा, बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ये सबको पता है। एक बच्चा आया, उसने ये देखा दुनिया में कोई भी मटेरियल अगर बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है, ध्यान से सुनना, अगर दुनिया में कोई भी मटेरियल बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है तो उस बॉडी के पास दुनिया में इलास्टिक कांस्टेंट एक ही होगा, मतलब यंग्स मॉडुलस की पूरे बॉडी की वैल्यू एक होगी। अगर 100 है तो पूरे बॉडी की 100, मतलब पूरे बॉडी के पास इलास्टिक कांस्टेंट की एक ही वैल्यू होगी जो फिक्स है। अगर ई अगर 100 बोल दिया, मैंने बोल दिया एक पॉइंट पे ई 100 है और मैंने बोला मटेरियल बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है, मैंने बोला यहाँ पे ई की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे चला जाऊं, किसी भी डायरेक्शन में चला जाऊं, उस बॉडी का यंग्स मॉडुलस हर जगह कितना होगा, 100। ये बात क्लियर है ना भाई। अगर मैं बोलूं कोई होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक बोथ मटेरियल है और मैं उस बॉडी का अगर एक पॉइंट पे, उस बॉडी के एक पॉइंट पे यंग्स मॉडुलस बता दूं, तो इसका मतलब उस पूरे बॉडी पे किसी भी पॉइंट, किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, यंग्स मॉडुलस की एक ही वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी। जस्ट टेल मी, एक ही होगी माय डियर। बफर कर रहा है क्या, बफर तो नहीं कर रहा है। जस्ट टेल मी, बफर तो नहीं कर रहा है, नेट स्लो चल रहा है क्या, नो, ओके ओके ओके। अच्छा अब सुनो 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 सुनो, ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान से सुनो। सही है, सुन लो, सही है, सही है, सुन लो। तो मेरे पास एक बच्चा आया, सुनना, झारखंड, झारखंड बॉय सुनना। एक बंदा आया, उसने बोला जो सोम बना रहा था उसने यही एजम्पशन क्यों लिया भाई, उसने क्यों बोला कि हर मटेरियल बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है। समझ जाना, शॉर्ट में लिखूंगा बोथ एच एंड आई। उसने बोला कि साहब
ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या विडंबना थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम था कि मटेरियल को बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक लिया गया। तो एक बंदा था, वो काफी तेज था, उसने बोला आ बेटा मैं बता रहा हूं दिक्कत क्या थी। दिक्कत क्या थी, आप सोम में जितने भी सवाल लगाते हो, सुनना जरा ध्यान से, आपको बोलता है एक बॉडी पे फोर्स P लगा है, एरिया A है, और यंग्स मॉडुलस बोलता है 100 मेगापास्कल। सुनना, 100 मेगापास्कल। कहता है फाइंड स्ट्रेन, कहता है स्ट्रेन बताओ, तो आप लिखते हो स्ट्रेस बटे यंग्स मॉडुलस। ठीक ठीक ठीक, आपको एक यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी होती है, आप वही यूज कर लेते हो। पर सुनना, अगर मैं कह दूं ये जो बार या जो बीम या कंपोनेंट है, ये ना होमोजीनियस है ना आइसोट्रॉपिक है, ना होमोजीनियस है ना आइसोट्रॉपिक है। ध्यान से सुनना, कितने पॉइंट्स होंगे यहां पे, इनफाइनाइट। कितने डायरेक्शन, इनफाइनाइट। यानी इस बॉडी के कितने यंग्स मॉडुलस होंगे, इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन में मुझे कितने यंग्स मॉडुलस देने पड़ेंगे, इनफाइनाइट। यानी हर जगह पे स्ट्रेन निकालने के लिए अलग अलग यंग्स मॉडुलस यूज करना पड़ेगा, और पूरे बॉडी के लिए स्ट्रेन निकालने जाऊंगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेन्स आ जाएंगे। खुद से सोचो, अगर एक बॉडी अगर होमोजीनियस ना हो और आइसोट्रॉपिक भी ना हो, तो उसके कितने कितने वैल्यू हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो थ्योरेटिकली स्ट्रेन निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप ये फार्मूला यूज ही नहीं कर पाओगे। स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस बटे यंग्स मॉडुलस जो धड़ल्ले से यूज करते हो, ये यूज ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये कितने वैल्यू है आपके पास, आपको ये क्वेश्चन में इनफाइनाइट दिए होंगे, तो आपको कौन सा यूज करेंगे आप बता ही नहीं पाएंगे। इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड नहीं दीक्षा साहू, इट विल बिकम इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट स्ट्रेन थ्योरेटिकली। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर अब खुद से सोचो, अगर मैं बोल दूं कि मटेरियल इज बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, तो पूरे बॉडी का कितना यंग्स मॉडुलस, एक, केवल एक। अभी मैंने दिखाया था, अगर बॉडी बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक दोनों हो, तो पूरे बॉडी का सिर्फ एक ही यंग्स मॉडुलस, वही क्वेश्चन में दिया होता है और वही यूज करके आप स्ट्रेन निकाल लेते हो। मतलब आप जब भी सोम में कोई न्यूमेरिकल लगाते हो, तो आप एजम्पशन मान लेते हो कि मटेरियल इज बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। आप क्या मानते हो, मटेरियल इज बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तभी आप सवाल लगा पाओगे, अदरवाइज आप सवाल नहीं लगा पाओगे। इम्पॉसिबल हो जाएगा, सवाल लगाना मुश्किल हो जाएगा कॉपी और पेन पे। क्लियर है तो जिंदाबाद के नारे दे दीजिए, नहीं क्लियर है तो कोई बात ही नहीं है, तो गरिया दीजिएगा, कोई बात नहीं है। उसी चैट में लिख दीजिएगा कुछ भी, जो आपकी मर्जी। क्लियर है तो बता दीजिए क्यों ये एजम्पशन आया है। क्लियर है आपको? अगर आपको क्लियर है कि ये एजम्पशन क्यों आया तो बताइए। या सिंपल सी बात है, अगर ये एजम्पशन नहीं होता तो सोम थ्योरेटिकली पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता। ठीक है, इतने सारे आपको यंग्स मॉडुलस मिल जाते कि आप सवाल ही नहीं लगा पाते। अगर आप पूरे क्वेश्चन में देखोगे, जितने भी सवाल दिए होते हैं उन सवाल में सिर्फ एक यंग्स मॉडुलस दिया होता है। मतलब वो एजम्पशंस मान के चल रहा है, वो एक एजम्पशन लेके चल रहा है कि मटेरियल इज बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, और पूरे बॉडी का सिर्फ एक ही यंग्स मॉडुलस होगा, और वही किताब में। अगर वो मैं बोलूं, अगर उस पूरे किताब में अगर मैं उस किताब में सिर्फ और सिर्फ उस किताब में उस सवाल में सिर्फ एक ही यंग्स मॉडुलस दिया होता है, क्योंकि वो मान के चलता है कि मटेरियल इज बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। होप एजम्पशन नंबर 2 क्लियर है आपका। और परेशान मत होइए, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक फिर मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, 2 में या 3 में मिलेगा, जहां मैं आपको डिफिनीशन भी लिखवाऊंगा, जहां मैं आपको एनिसोट्रॉपिक, आर्थोट्रॉपिक ये सब भी बताऊंगा। अभी कख गग चल रहा है, अभी आपका कोई चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं सोम कैसे बना है, हाउ द सब्जेक्ट इज क्रिएटेड, दिस सब्जेक्ट सोम, हाउ किसी ने कैसे ये सब्जेक्ट बनाया है, बस ये बता रहा हूं। होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। तीसरा एजम्पशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसपे आपने कभी ध्यान नहीं दिया, और बहुत ही बेहतरीन एजम्पशन है, बोलिए बताऊं। अगर आप लोगों की परमिशन हो तो तीसरा एजम्पशन लिख दूं, जल्दी बताओ। अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो तीसरा एजम्पशन करें। ठीक है, देखिए पूरे सोम में एक एजम्पशन है, कि सेल्फ वेट
self weight in SOM always neglected, always neglected। ध्यान से पढ़िएगा, ये एजम्पशंस है, ये मैं जरूर पढ़ाता हूं, इसकी इंपॉर्टेंस है, मैं बताऊंगा कैसे। पूरे सोम का एजम्पशन है माय डियर फ्रेंड, पूरे सोम का एजम्पशन है कि सेल्फ वेट हमेशा नेग्लेक्ट होगा। सेल्फ वेट क्या होगा? सेल्फ वेट विल ऑलवेज नेग्लेक्टेड, ठीक है, इन सोम। तो तुम मुझसे पूछोगे कि सर हमें कैसे पता कि सेल्फ वेट हमेशा नेग्लेक्ट है। गोविंद हेलो, हेलो गोविंद, एंजॉय द सेशन, नो प्रॉब्लम, एंजॉय करो। पूरे सोम में एक एजम्पशन हम मान के चलते हैं माय डियर फ्रेंड कि सोम में सेल्फ वेट नेग्लेक्टेड। देखो मैं प्रूफ दे रहा हूं, तुम कोई भी बीम पढ़ते हो तो उस बीम का डिफ्लेक्शन लिखते हो, बेंडिंग लिखते हो तो केवल इस फोर्स के लिए लिखते हो। पर एक बात बताओ, इसका वेट भी तो लग रहा होगा mg। आज तक तुम किसी भी बीम में m इंटू जी की वजह से कोई इक्वेशन देखे हो? कभी तुमने देखा है कि ये यूज हुआ हो? वेट मास इंटू जी कभी देखा है? m इंटू जी पूरे सोम में, अरे बताओ, पूरे सोम में एक डेरिवेशन छोड़ के, सेल्फ वेट का एक डेरिवेशन है, उसके अलावा कहीं भी वेट की बात नहीं करते। पूरे सोम में कहीं m इंटू जी एक वेट यूज नहीं किया होगा कभी भी, कहीं भी, क्योंकि सेल्फ वेट जो होता है वो सोम में नेग्लेक्ट होता है। क्या होता है? नेग्लेक्ट होता है। सेल्फ वेट क्या होता है? नेग्लेक्ट होता है। तो किसी बच्चे के दिमाग में आया कि साहब ये सेल्फ वेट नेग्लेक्ट क्यों है और क्यों हम इसको पढ़ नहीं रहे, इसको हम पढ़ क्यों नहीं रहे, सेल्फ वेट इज वाई नेग्लेक्टेड। किसी बच्चे के मन में आया, भाई बच्चा है, सोच सकता है। तो उसको एक बंदा बुलाया, उसने बोला देख मैं तुझे दो तीन बातों से समझाता हूं। उसने बोला देख, एक टर्म है सोम में, एक टर्म है माय डियर फ्रेंड, एंड द टर्म इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हाँ बता रहे हैं दीक्षा, आई एम टेलिंग यू, जस्ट वेट, मैं सब कुछ बताऊंगा, खाली आप सुनते जाइए, कुछ रह नहीं जाएगा, जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। हाँ हाँ ठीक है बेटर, रख दो यहाँ, ठीक। ड्यू टू एक टर्म है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, एक टर्म है, हाँ ठीक है कपिल, सही लिखा था तुमने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और यकीन मानो इससे सवाल इस साल एसएससी जेईई में 100% आएगा, और जो आएगा वो कॉपी से ही आएगा, अभी पढ़ा रहा हूं, पढ़ते चले जाना। पर ये एक टर्म था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसी की वजह से ये नेग्लेक्ट हुआ है, पर हमको फील नहीं आया व्हाट इज फैक्टर ऑफ वेव सेफ्टी और कैसे समझे। अब मेरी बात सुनना, मैं इसको दो तरीके से समझा रहा हूं, क्यों नेग्लेक्ट है और क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक आदमी है, एक इंजीनियर है, मान लो तुम ही लोग हो, और वो इंजीनियर एक कुर्सी डिजाइन किया। क्या किया? एक कुर्सी डिजाइन किया। ध्यान से सुनना, एक लोहे की या स्टील की या प्लास्टिक की, जिसकी मान लो, स्टील की चेयर उसने डिजाइन की, ठीक। वो जो इंजीनियर है जिसने डिजाइन किया कुर्सी को, उसने देखा कि ये जो चेयर है ना, ये 500 केजी तक का आदमी बिठा सकती है। कितना? 500 केजी तक का, ठीक। और उसने देखा इस जो चेयर है उसका अपना सेल्फ वेट 30 किलो है, मान लो, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, 30 केजी है। और उसने देखा ये जो चेयर है वो 500 केजी तक का आदमी अपने ऊपर बिठा सकती है। उसने दुकानदार को ये चेयर ओके गोविंद, ओके गोविंद, थोड़ा सा अपना क्वेश्चन और इलाबरेट कर दो, मैं समझ नहीं पाया हूं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम डिफरेंट क्यों लेते हैं वो भी बता दूंगा, पर थोड़ा सा इलाबरेट करके लिख दो, ठीक है। मैं समझा दूंगा गोविंद, मैं समझ गया हूं, वैसे फिर भी मैं नहीं समझा हूं इसलिए बोल रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, वो बंदा बोला, वो जो इंजीनियर था उसने बोला साहब मैंने कुर्सी बनाई और मैंने कुर्सी को देखा, उस कुर्सी पे 500 किलो तक का आदमी बैठेगा, कुर्सी नहीं टूटेगी, कोई खतरा नहीं है, ठीक। और उसने बोला कुर्सी का अपना सेल्फ वेट 30 किलो है। ध्यान से सुनना, उसने जब ये कुर्सी एक दुकानदार को दी बेचने के लिए, यहाँ एक दुकानदार खड़ा है, उसने इस दुकानदार को बोला कि इस कुर्सी की औकात है केवल 100 केजी बैठाने की। उसने बोला इस कुर्सी पे 100 किलो तक का आदमी बैठ सकता है, इससे ऊपर का आदमी नहीं बैठेगा, अगर इससे ऊपर का आदमी बैठेगा तो कुर्सी टूट जाएगी। ओ माय गॉड। अब ये बंदा आया जो कुर्सी बेच रहा है, उसने अपने जो भी ग्राहक आया उसको बोला कि भैया इस पे 100 किलो तक का आदमी बैठेगा, इससे ज्यादा नहीं। पर एक बात बताओ, इस
कुर्सी की एक्चुअल औकात कितनी है 500 केजी, उसने 5 टाइम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है, उसने 5 गुना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया, उसने 5 गुना कम बताया है, क्योंकि वो एक टर्म लेके चल रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब सुनना, अगर 100 किलो का आदमी बैठा अगर 100 किलो का आदमी इस कुर्सी पे बैठा, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं इस पे 100 किलो का आदमी बैठा, ध्यान से सुनना, ठीक है भैया, 100 किलो का आदमी बैठा, तो 100 किलो का आदमी प्लस इसका अपना कुर्सी का वेट कितना होगा 30, तो 100 प्लस 30 मिलके कितना मिलेगा 130 केजी तो होगा। एक बात बताओ 100 ओके आई विल टेल यू, मैं बता दूंगा, गोविंद समझ गया, मैं बता दूंगा। अब एक आदमी बैठा 100 किलो का, अगर मान लो 100 किलो का आदमी इस कुर्सी पे बैठ भी गया तो 100 उसका वजन, और ज्यादा से ज्यादा कुर्सी का अपना सेल्फ वेट 30 केजी, यही होगा। टोटल कितना है 130। और सुन लो कुर्सी टूट कितने पे रही है माय डियर फ्रेंड 500 पे। अगर तुम देखो 500 और 130 में डिफरेंस कितने का है 370 केजी का। इसका मतलब अगर कोई तुमसे बोले कि मेरे पास एक टर्म है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना ज्यादा है कि तुम सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट कर दो, अगर सेल्फ वेट की वजह से खतरा ना भी जोड़ो, सेल्फ वेट को ध्यान मत दो, सेल्फ वेट की वजह से जो खतरा आएगा उसको कौन बचा लेगा, उसको अपने अंदर कौन इंक्लूड कर लेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्यों, क्योंकि फैक्टर ऑफ इतना सेफ्टी इतना ज्यादा है कि सेल्फ वेट की उसके सामने कोई औकात नहीं है। अरे भैया कहां 100 केजी और कहां 500 केजी, अगर 30 केजी अगर सेल्फ वेट लगे, अगर ये सोचो तुम 30 केजी यहां जोड़ो या ना जोड़ो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, अगर कुर्सी में 30 केजी छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तो हम सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, एक कैलकुलेशन कम हो जाएगा, वरना आपको m इंटू जी हर जगह लेना पड़ेगा। इसका मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है पूरे सोम में नेग्लेक्ट है। क्वेश्चन आया हुआ है, किस वजह से नेग्लेक्ट है, नेग्लेक्टेड ड्यू टू सेल्फ वेट। किसकी वजह से, सेल्फ वेट नेग्लेक्ट है ड्यू टू फैक्टर ऑफ ड्यू टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पहले इसमें बताओ किसी को डाउट है इसमें किसी को डाउट है, कोई बात नहीं कमलेश, एंजॉय द सेशन फ्रॉम हियर, जो लोग लेट हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब पूरे सोम में सेल्फ वेट नेग्लेक्ट है, किसकी वजह से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्यों, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना ज्यादा है कि सेल्फ वेट जो प्रॉब्लम लाएगा वो कोई मैटर नहीं करता। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना ज्यादा है कि सेल्फ वेट उसके सामने मतलब बौना है, नेग्लेजिबल, क्या है, नेग्लेजिबल। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर, बाकी लोग बोलो फिर मैं आगे बताऊं, जल्दी बोलो। चलो सुनो, एक और एग्जांपल सुनो, तुमने रेलवे देखा है, रेलवे, रेलवेज, कभी 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 प्लेटफॉर्म पे गए हो, कभी ट्रेन पकड़ी है, ट्रेन, मान लो ये ट्रेन का जनरल बोगी है, ये ट्रेन का जनरल बोगी है, ट्रेन की हाँ अरे पुली की बात देखो, मैं एक बात बोलूं दीक्षा, पुली इज वेरी वेरी डिफरेंट, पुली इज वेरी वेरी डिफरेंट। मैं बता दूं पुली में सेल्फ वेट हम इसलिए नेग्लेक्ट लेके चलते हैं सेल्फ वेट, क्योंकि हमको टेंशन दोनों में सेम लेना होता है दीक्षा, वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कोई दिमाग नहीं है। जब पुली का वेट नेग्लेक्ट होता है ना तो दोनों रोप में टेंशन सेम हो जाता है, टी और टी। अगर ऐसा नहीं होता तो टेंशन दोनों में अलग अलग होता, उसका मैकेनिज्म दूसरा है, वो मैं मैकेनिक्स में बता दूंगा, वो किसी और दिन बात कर लेंगे दीक्षा। अभी यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। अगर तुम कभी जाओगे और ट्रेन को देखोगे तो ट्रेन के पैसेंजर डिब्बे पे लिखा होता है बाहर कैपेसिटी, क्या लिखा होता है, कैपेसिटी। बोला जाता है इसमें 1 से 72 लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं, लिखा होता है 1 से 72 लोग यात्रा कर सकते हैं, यही लिखा होता है। अच्छा मान लो 1 से 72 नहीं, मैं मान के इसको 1 से 80 कर दे रहा हूं, 1 से 80 इसकी कैपेसिटी मैंने बोल दी 80। अब बताओ अगर मैं मान के चलूं
80 लोगों का ऑन एवरेज वेट 60 है, 60 मान लो, 70 मान लिया, तो इस पे कितना वेट लग रहा है? 5600 किलो, 5600 किलो। पर अगर तुम ध्यान से देखते होगे तो पैसेंजर डिब्बे में 150 लोग चढ़े होते हैं या 200 लोग। 80 लिखा है पर लोग कितने हैं? 200। अगर 200 के हिसाब से मान के चलूं तो कितना वेट है इस पे लग रहा? 14,000 केजी। खुद से बताओ, अगर तुम पैसेंजर डब्बे को देखोगे, ध्यान से सुनना, पैसेंजर डब्बे को देखोगे उस पे लिखा होता है 1 से 80 किलो, 1 से 80 लोग बैठ सकते हैं। अगर 80 लोग बैठेंगे तो 5600 किलो का वेट लगना चाहिए था, पर तुम देखोगे उस पे 200 लोग चढ़ गए भाई साहब। अगर 200 लोग चढ़ गए यानी उस पे कितने किलो वेट लगा हुआ है? 14,000 लगा हुआ है ना। इसका मतलब इसको टूट जाना चाहिए, पर नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि यहां पे जो इंजीनियर इसको बनाया है वो एक टर्म लेके चल रहा है, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखो भगवान का आशीर्वाद है, आपको एक टर्म मिल गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सुनना जरा, एक्चुअली जिस इंजीनियर ने इस डब्बे को बनाया है उसको पता है कि इस डब्बे की कैपेसिटी, ध्यान से सुनना, इस डब्बे की कैपेसिटी 30,000 केजी, ठीक, 30,000 केजी है। उसने मार्केट में सिर्फ बताया 5600 किलो, क्योंकि उसको पता है अगर मैं 5600 किलो बताऊंगा तो 15,000 किलो लोग बैठेंगे। ध्यान से सुनना, 15,000 किलो तक लोग चढ़ जाएंगे अगर मैं मार्केट में बताऊंगा। तो उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है और 3,000 का सिर्फ 5600 बताया है। इतना सारा ये जो गैप है 24,000 केजी का लगभग, वो उसने क्या ले लिया है? मार्जिन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब इस पे 15,000 किलो के लोग चढ़े होंगे, जब इस पे 15,000 किलो के लोग चढ़े होंगे, तो ये जो डब्बा है, ये जो ट्रेन का डब्बा है, इसका अपना वेट रहा होगा। मान लो कितना रहा होगा? 1,000 केजी। लोहे का बना है तो 1,000 केजी, 1,000 भी जोड़ दो, 1,000 भी जोड़ दो, तो ये कितना है? 16,000। ये अभी भी देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कितना कम है। कहां 30,000, कहां 16,000। इसका मतलब अगर मैं जब इस ट्रेन को डिजाइन कर रहा हूं, इस ट्रेन के इस डब्बे को डिजाइन कर रहा हूं, ये सेल्फ वेट छोड़ भी दूं, सेल्फ वेट ना लूं, इसको काट भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ वेट की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको अपने अंदर कौन समाहित कर लेगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना ज्यादा है कि वो कहेगा भैया सेल्फ वेट को छोड़ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है तो जिंदाबाद लिखिए। भैया वो कहेगा अगर इस डब्बे का सेल्फ वेट मैं छोड़ भी दूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना ज्यादा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे डब्बा 1,000 किलो का होगा, कितने का होगा? 1,000 किलो का, क्या दिक्कत है? क्लियर है? ओके ओके। अब वो सुनो जो आता है हर साल। गोविंद तुम्हारे भी प्रश्न का जवाब दूंगा, तुम्हारे भी प्रश्न का जवाब दूंगा। आरसीसी में क्या खेल हो जाता है? बढ़िया क्वेश्चन पूछो, सुन लेना। सुनना, एक्चुअली क्या है ना, एक टर्म है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब वो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। आज हम पढ़ने ही जा रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूरा, और इस पे आज के बाद से जिंदगी में आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनना, सुनना। एक्चुअली क्या है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम सोम में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक, सुनना। अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, गोविंद अगर समझ में आ जाए, मोनिका, जो लोग मैकेनिकल के सिविल के हैं वो लोग सुन लीजिएगा। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप सोम में डिफाइन कर रहे हो तो सिर्फ आप क्या देखते हो, सुन लो। एक तो मटेरियल, और पूरे सोम में मटेरियल सिर्फ दो तरह के हैं, एक है डक्टाइल, दूसरा है ब्रिटिल, और कोई मटेरियल नहीं है। ध्यान से सुन लो, एक है डक्टाइल और दूसरा है ब्रिटिल, और कोई मटेरियल नहीं है। डक्टाइल का मतलब स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? डक्टाइल। तुम कभी भी नहीं कहोगे ये एल्युमिनियम है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये जिंक है, नहीं।
केवल दो ही मटेरियल देखोगे, या तो डक्टाइल या तो ब्रिटल। तुम कभी भी नहीं देखोगे कि डक्टाइल में वो कौन सा है, वो स्टील है, माइल्ड स्टील है, वो स्ट्रक्चरल स्टील है, कभी भी नहीं देखोगे। तुम सिर्फ देखोगे डक्टाइल है या ब्रिटल, या तो मटेरियल देखोगे या तो लोड देखोगे जब भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करोगे, ध्यान से सुनना। पर अगर आरसीसी की देखोगे, आरसीसी को, तो उसमें देखोगे तुम मटेरियल, और मटेरियल में हर मटेरियल को, स्टील को अलग देखोगे, स्टील में अलग अलग स्टील, माइल्ड स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील, कार्बन परसेंटेज, ईच एंड एवरी टर्म आपको चेक करना होता है। क्या कार्बन परसेंटेज है, क्या मटेरियल है, ब्रिटल में कौन सा मटेरियल है, किस प्रकार का लोड लग रहा है। आपको डक्टाइल और ब्रिटल के अंदर भी एक एक पार्ट, एक एक मटेरियल को पढ़ना पड़ता है, एक एक पॉइंट को देखना पड़ता है। इसीलिए यहां पे जो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ रहे हो, गोविंद सुनना, यहां जो सोम में पढ़ रहे हो वो जर्नलाइज है, वो जर्नलाइज है, वो डिफाइन हुआ है दो टर्म के लिए, पूरे डक्टाइल और ब्रिटल के लिए। वो एक एक किन मटेरियल से बना हुआ है, तो वो बीम किन किन मटेरियल से बना है, किस किस पॉइंट से बना है। इसीलिए हम आरसीसी में देखोगे डिफरेंट डिफरेंट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी और डिफरेंट डिफरेंट कोड देखते हैं। क्या देखते हैं? कोड देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोड देखते हैं। बफर हो रहा है क्या? बफर नहीं हो रहा होगा, अब ठीक होगा। बीच में बफर किया भी होगा तो अब ठीक होगा, जल्दी बोलो। क्लियर है? अबे अब तो ठीक है, क्लियर है? गोविंद, गोविंद, अरे अभी बताएंगे यार आशुतोष, एक ही बार में सब थोड़ी बता देंगे यार, धीरे धीरे अभी डक्टाइल मटेरियल तक पहुंचने दो। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, हेमलता जस्ट लिसन, फिर से बता दे रहा हूं, सब लोग फिर से सुनना। ठीक है ठीक है, सुन लो। सोम है ना, सोम, सोम में हम मटेरियल का जनरल स्टडी करते हैं, या डक्टाइल या ब्रिटल। अगर कोई बीम है तो पूरे बीम को हम डक्टाइल मटेरियल मान के पूरे बीम की स्टडी कर लेते हैं। पर आरसीसी में क्या होता है, उस बीम में जितने भी मटेरियल हैं, उन सारे मटेरियल को, अगर डक्टाइल में भी कौन सा डक्टाइल मटेरियल है, किस किस पार्ट पे कौन कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है, कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कितने परसेंटेज कार्बन है, एक एक पार्ट की स्टडी करते हैं। सो एक एक पार्ट, एक एक मटेरियल, एक एक कंपोजिशन की हम स्टडी करते हैं। तो एक एक कंपोजिशन, एक एक पॉइंट और एक एक पार्ट की स्टडी करने के लिए कोड बनाया गया है, और हर कोड ने डिफरेंट डिफरेंट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, हर कोड ने डिफरेंट डिफरेंट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है। पर सोम ने जर्नलाइज बात की है। सोम जब बात करता है तो सोम कहता है मुझे ये नहीं देखना कि कौन सा मटेरियल है, वो जर्नलाइज फॉर्म देखता है, डक्टाइल है या ब्रिटल, वो डक्टाइल फॉर्म है या ब्रिटल। क्लियर है? बोलो। नेट स्लो हो रहा है क्या? जस्ट वेट। हाँ हाँ आशुतोष, वेट वेट वेट, मैं क्लियर कर रहा हूँ नेट, मैं क्लियर कर रहा हूँ। अभी आज ही लगा है तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो। क्लियर है? गोविंद, आई होप क्लियर हो गया होगा। बोलो गोविंद, गोविंद, चलो आओ फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे आते हैं, सुन लो। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, ध्यान से सुनना। अब मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अभी सोम की बात कर रहा हूं, आरसीसी की भी बात करूंगा तो बताऊंगा और कैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अलग अलग किताब में अलग 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 डिफिनीशन है, अलग अलग फार्मूला है, हर किताब में, मतलब जनरल फॉर्म में नहीं दिया और बेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं ये दुनिया की हर जगह ये फार्मूला लग जाएगा और हर किताब में ये मिल जाएगा, ठीक। सुन लो, पहली बात, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, बॉडी कितने स्ट्रेस पे टूटेगी, फेल्योर स्ट्रेस, ठीक।
डिवाइडेड बाई अलाउएबल स्ट्रेस। ठीक, मतलब कितना स्ट्रेस हम उस पर लगा सकते हैं। ध्यान से सुनना, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जैसे मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, कोई बॉडी है, मैंने बोला ये 500 मेगापास्कल पे टूट जाएगा, तो ये इसका फेल्योर स्ट्रेस हो गया। मैंने बोला इस पे मैंने 200 मेगापास्कल का स्ट्रेस लगाया, तो ये अलाउएबल स्ट्रेस हो गया। क्या हो गया? अलाउएबल स्ट्रेस। मतलब बॉडी जिस पे टूटेगी, ध्यान से सुनना, बॉडी जिस पे टूटेगी वो कहलाएगा फेल्योर स्ट्रेस, और बॉडी पे जो स्ट्रेस लगेगा वो कहलाएगा अलाउएबल स्ट्रेस। क्या कहलाएगा? अलाउएबल स्ट्रेस। बोलो क्लियर है? बोलो भैया। ओके, अब तुम जाओगे अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से ये डिफिनीशन लिखा है। ये जो अलाउएबल स्ट्रेस है इसका कई नाम होता है, इसी को हम कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस। ठीक, अलाउएबल स्ट्रेस का ही दूसरा नाम है वर्किंग स्ट्रेस। इसी का नाम है मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, इसी को हम कहते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। इसी का नाम अलग अलग किताब में अलग अलग है। अलाउएबल का परमिसिबल स्ट्रेस, और किसी किसी किताब में इसी को लिखा होता है मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस, क्लियर है? तो अगर आपको किसी किताब में फार्मूला दिख सकता है फेल्योर स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस, किसी किताब में लिख सकता है फेल्योर स्ट्रेस बटे अलाउएबल स्ट्रेस, किसी किताब में लिख सकता है फेल्योर स्ट्रेस बटे मैक्सिमम स्ट्रेस, किसी किताब में लिख सकता है फेल्योर स्ट्रेस बटे अलाउएबल स्ट्रेस, फेल्योर स्ट्रेस बटे अलाउएबल स्ट्रेस, फेल्योर स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस, फेल्योर स्ट्रेस बटे मैक्सिमम स्ट्रेस, फेल्योर स्ट्रेस बटे परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर है? मैक्सिमम तो लिख ही दिया, क्लियर है? ये सब किसके नाम है? अलाउएबल स्ट्रेस के। ये सब किसके नाम है? अलाउएबल स्ट्रेस के। इज दिस क्लियर? अरे बोलोगे घटोत्कचों? ओ घटोत्कच, जल्दी बोलो। क्लियर है बात? ओके, ठीक। अब सुनना, अब सुनना, एक क्वेश्चन आएगा, वो हर बार आएगा दीपक, देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। अगर तुमने बोला फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू फेल्योर स्ट्रेस बटे अलाउएबल स्ट्रेस, अगर तुमने ये बोला है तो पहला एक बात सुनना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप क्यों ले रहे हो? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए ले रहे हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप इसलिए ले रहे हो कि बॉडी ना टूटे, बॉडी कभी भी ना टूटे, इसीलिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। सब लोग पहले बताओ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये इसीलिए ले रहे हो ना कि बॉडी कभी भी ना टूटे। एक मिनट, इसका मतलब जो भी इंजीनियर, ध्यान से सुनना, जो भी इंजीनियर, अरे यार एक, जो भी इंजीनियर डिजाइन कर रहा होगा, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि साहब मैं कभी भी हमेशा फेल्योर स्ट्रेस अलाउएबल से ज्यादा होगा, हमेशा क्या होगा? अलाउएबल से ज्यादा होगा। मतलब किसी बॉडी पर जो स्ट्रेस लगेगा वो हमेशा क्या होगा? फेल्योर स्ट्रेस के, उसके फेल्योर स्ट्रेस से कम होगा कि नहीं होगा? इसीलिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लियो। अगर इसका मतलब हमेशा न्यूमिनेटर ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो एक बात की तुम गारंटी दे सकते हो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज 1 ग्रेटर देन 1। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक, अब अगर आपसे कभी पूछा कि वरेस्ट कंडीशन पे यही हो सकता है कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, कि मतलब बॉडी एकदम टूटने की कगार पे हो, टूटे ना, फेल्योर स्ट्रेस तक पहुंच जाए, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। तो यानी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 1। तो आप कहोगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दुनिया में वो टर्म है, या तो वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, या तो उसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दुनिया में वो टर्म है, ध्यान से सुन लो, जिसकी वैल्यू या तो हमेशा 1 से बड़ी होगी, या तो हमेशा 1 से बड़ी होगी, या मिनिमम वैल्यू उसकी 1 हो सकती है।
कई बार ये क्वेश्चन आया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो सकती है। तुम्हारी मर्जी 10, 20, 30, 40 इनफाइनाइट जो ले लो, पर मिनिमम कितनी होगी? एक। मिनिमम कितनी होगी? एक। यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हैंस प्रूफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा क्या होगा? एक से ज्यादा। क्लियर है बात? बोलोगे बे? बोलिए साहब, बात क्लियर है? जब तक आप बोलेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। भैया फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा किस लिए है? बॉडी ना टूटे, तो हमेशा उस पर स्ट्रेस जो लगेगा वो फेल्योर स्ट्रेस से कम लगेगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मिनिमम कितनी हो सकती है? दोनों स्ट्रेस बराबर हो जाए तो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो अगर किसी दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो 1 बोल दोगे। पर मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा तो तुम कहोगे कुछ भी हो सकती है, आई कांट से। जितना चाहो उतना रख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ये इंजीनियर के ऊपर है। जितना ज्यादा तुम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना चाहते हो उतना ज्यादा ले लो। ओके ओके, समझ में आया नहीं लोगों को? ये फार्मूला 99% लोग लगा नहीं पाते। सुन लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला दिखने में तो आसान है पर लगाना कठिन है। अब मैं आपको दुनिया का एक ऐसा इंटरनेशनल चार्ट दे रहा हूं, अगर ये आपको आता है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको ये टॉपिक, ये चार्ट आता है, अगर आपके ध्यान में ये है जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आप दुनिया में कभी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और ये चार्ट मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। नहीं गोविंद, मैक्सिमम, अब देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुन लो गोविंद, मैं बता रहा हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तुम जाओगे तो लिखा होगा 2 to 3 टाइम्स लेते हैं। कितना लेते हैं? 2 to 3 टाइम्स जनरली। क्यों लेते हैं? अब सुन लो सुन लो, अगर सोचो तुम सुनना, मेरी बात सुनना, अगर तुमने एक जैकेट खरीदा और एक जैकेट तुमने खरीदा लोकल कंपनी का, सुनना सुनना गोविंद, और एक लेदर जैकेट खरीदा तुमने वुडलैंड का, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, तो किसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है? कौन से जैकेट की लाइफ ज्यादा है? कौन से जैकेट की लाइफ ज्यादा है गोविंद, जल्दी बताओ। अगर एक मैं नॉर्मल रोड से जैकेट उठा लूं लेदर, और एक लेदर जैकेट मैं उठाता हूं वुडलैंड का, वो भी प्योर लेदर, तो किसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है? वुडलैंड वाला ज्यादा बेटर होगा। पर एक बात बताओ, जैसे ही तुमने क्वालिटी बढ़ाई है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाई है, खर्चा किसमें बढ़ा है? खर्चा किसमें बढ़ा है? वुडलैंड में। वुडलैंड वाले का जैकेट अगर तुम प्योर लेदर लेने जाओगे तो मैं बता दूं आज 10,000 से 20,000 में मिलेगा, और अगर वही तुम सड़क से उठा लोगे तो 1,000 रुपए में मिलेगा। तो भैया फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हम, हाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हम ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, पर भैया हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ साथ ये भी तो ध्यान देना होगा कि खर्चा कितना हो रहा है, इकोनॉमिक है कि नहीं, इकोनॉमिक है कि नहीं। अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो उस बिल्डिंग में जितना ज्यादा तुम सरिया यूज करोगे, जितना ज्यादा तुम सीमेंट यूज करोगे, उतना मोटा मोटा और उतना ज्यादा उसकी लाइफ होगी, उतना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पर कॉस्ट भी तो है, क्यों आशुतोष? झारखंड बॉय मोनिका चौधरी, खर्चा भी तो है। बाप न बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो इंपॉर्टेंट है पर पैसा भी तो इंपॉर्टेंट है, दुनिया पैसे के पीछे पागल है। तो भैया फैक्टर ऑफ सेफ्टी की एक लिमिट इसीलिए डिसाइड की गई है कि जनरली 2 to 3 टाइम्स ले रहे हैं क्योंकि पैसा चाहिए। तो जनरली लोग बोले हैं कि अगर सेफ डिजाइन चाहते हो और सेल्फ वेट की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, हर जगह डिजाइन सेफ हो, जनरल कंडीशन बता दिया गया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली 2 to 3 टाइम्स लेके चलते हैं। क्लियर है? क्लियर है भैया? आई होप कि आपको क्लियर होगा। अच्छा एक बात बताओ, वर्टिसिटी कल क्लियर था? अरे ऐसा नहीं है आशुतोष, मजाक कर रहा था। देखो मैं तो छोटा टीचर हूं, पैसा कम है मेरे पास, लेकिन बच्चे प्यार करते हैं क्योंकि बच्चों के को जो जरूरत है वो पढ़ाता हूं। भैया पैसा कम है मेरे पास, लेकिन फिर भी बच्चे वैल्यू देते हैं ना, क्योंकि बच्चों को जो जरूरत है वो पढ़ा रहा हूं, मन से पढ़ा रहा हूं। सिंपल बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्टिसिटी कल क्लियर था? अच्छा, आज आगे बताऊंगा, ठीक है, आज आगे बताऊंगा तो पीछे वाला सब क्लियर कर लेना, डाउट हो तो शुरू में ही पूछ लेना,
ठीक है, सुनो, अब एक चार्ट देख लो, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी में जीवन में कोई गलती नहीं करना चाहते हो सवाल का। हाँ, बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, बोर्ड लगने वाला, लग गया है, मतलब आज नेट भी लग गया, देखो मैं घर से पढ़ा रहा हूँ आज, बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, आज हो जाएगा। ब्लर नहीं है, ब्लर नहीं है मोनिका। देखो, ब्लरिंग नहीं है, ब्लर नहीं हो रहा है, ब्लर नहीं हो रहा है। सुनो, आप सुनो सुनो सुनो, दुनिया में जो भी बच्चा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सवाल लगाना चाहता है, तो उस बेचारे के साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे मुश्किल काम क्या है कि दुनिया में जब भी आदमी सवाल लगाने जाता है तो वो एक स्ट्रेस नहीं पहचान पाता है, वो है फेल्योर स्ट्रेस। सबसे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर तुम निकालना चाहते हो तो तुमको पता होना चाहिए फेल्योर स्ट्रेस। भैया इसी को पहचान जाओ, आधा खेल समाप्त। क्वेश्चन 90% यही हो गया अगर आपको नॉलेज है कि फेल्योर स्ट्रेस क्या है। ठीक, अब किसी भी जगह पूरे सोम में फेल्योर स्ट्रेस कैसे डिसाइड होगा तो जान लो उसका क्राइटेरिया क्या है। ध्यान से 2 मिनट भरोसा रखो और सुनो, पूरा एक एक बात क्लियर हो जाएगा। अगर तुम फेल्योर स्ट्रेस पहचानना चाहते हो तो सबसे पहले पहचानो लोड क्या है। या तो स्टैटिक लोड होगा या तो डायनेमिक लोड होगा। सुन लो, दो ही तरह के लोड मिलेंगे तुम्हें पूरे सोम में, या तो स्टैटिक या तो डायनेमिक। अगर तुम फेल्योर स्ट्रेस पहचानना चाहते हो तो सबसे पहले पहचानो लोड। लोड क्या कौन सा है, स्टैटिक है या डायनेमिक, अभी बता दूंगा, सवाल लगाऊंगा तो कैसे करेंगे। अगर स्टैटिक लोड है, अगर दुनिया में आपको स्टैटिक लोड दिखा तो उसके बाद आप देखोगे मटेरियल कौन सा है। तो मैंने आपको बोला सोम में दो ही तरीके के मटेरियल हैं, एक होगा ब्रिटिल और दूसरा होगा डक्टाइल। क्या होगा, ब्रिटिल मटेरियल और दूसरा होगा डक्टाइल। क्लियर है बात? क्लियर है। सबसे पहले आप देखोगे लोड स्टैटिक है या डायनेमिक। अगर स्टैटिक लोड आपको पहचान लिए कि स्टैटिक हो, स्टैटिक लोड है, तो तुरंत आप देखोगे मटेरियल डक्टाइल है या ब्रिटिल। ओ माय गॉड, अगर डक्टाइल है अगर डक्टाइल है तो याद रखना, हमेशा फेल्योर स्ट्रेस जो होगा, फेल्योर स्ट्रेस जो होगा वो हम कहेंगे इल्ड स्ट्रेस को। किसको कहेंगे, इल्ड। इसका प्रूफ भी दूंगा क्यों। हमेशा फेल्योर स्ट्रेस कहलाएगा इल्ड स्ट्रेस। क्या कहलाएगा, इल्ड स्ट्रेस। ठीक, अगर ब्रिटिल मटेरियल है अच्छा कमलेश, अभी समझाता हूं तुम्हें। अगर ब्रिटिल मटेरियल है, ध्यान से सुन लो, तो फेल्योर स्ट्रेस जो होगा, तब उस फेल्योर स्ट्रेस का नाम होगा, ध्यान से सुन लो, तब उस फेल्योर स्ट्रेस का नाम होगा अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस। ओ माय गॉड, अब सुनना, अगर स्टैटिक लोड है और डक्टाइल मटेरियल है तो फेल्योर स्ट्रेस का नाम होगा यील्ड स्ट्रेस। अगर ब्रिटल मटेरियल है वहां फेल्योर स्ट्रेस है तो उसका नाम होगा अल्टीमेट स्ट्रेस। ओ माय गॉड, अब सुनना, आपकी एक फेवरेट किताब है, नाम नहीं लूंगा, उसमें उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्टीमेट स्ट्रेस बटे अलाउएबल स्ट्रेस। अलाउएबल स्ट्रेस, सुन लो पहले, एक आपकी फेवरेट किताब है उसमें एक फार्मूला लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, अल्टीमेट स्ट्रेस बटे अलाउएबल स्ट्रेस। अब जरा इधर आओ, अगर मैं फेल्योर स्ट्रेस की जगह अल्टीमेट स्ट्रेस पुट कर दूं, ये ठीक है, फार्मूला यही बनेगा। ठीक है, फार्मूला यही बनेगा, नो डाउट ये फार्मूला फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सही है। आर के राजपूत, बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था,
ये फार्मूला बिल्कुल सही है, अल्टीमेट स्ट्रेस बटे अलाउएबल स्ट्रेस, पर ये फार्मूला केवल ब्रिटिल मटेरियल के लिए, केवल ब्रिटिल, ये वो नहीं लिखे हैं, ये केवल ब्रिटिल मटेरियल के लिए है, वो भी स्टैटिक लोड में। ये फार्मूला केवल ब्रिटिल मटेरियल के लिए है, स्टैटिक लोड में। भाई हर जगह सही नहीं है, देख लो। केवल किसके लिए है, देख लो भाई किसके लिए है, ये केवल ब्रिटिल मटेरियल के लिए। अगर आपके लिए किसी ने पूछ दिया व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो ये फार्मूला होगा यील्ड स्ट्रेस बटे अलाउएबल स्ट्रेस। क्या होगा, अलाउएबल स्ट्रेस। क्या होगा, अलाउएबल स्ट्रेस। और ये फार्मूला भी सही है, पर ये फार्मूला सही है डक्टाइल के लिए, डक्टाइल के लिए। किस केस में, किस केस में, स्टैटिक लोड। किस केस में, स्टैटिक लोड। चार्जर देना, चार्जर, लैपटॉप का चार्जर। किसके लिए है, केवल स्टैटिक लोड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अगर इसका मतलब हम इतना फार्मूला क्यों याद करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, मतलब हम एक ही फार्मूला रखेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक ही फार्मूला याद करेंगे, फेल्योर स्ट्रेस बटे अलाउएबल स्ट्रेस। ठीक, उसके बाद तुम्हें क्या याद होना चाहिए, ये चार्ट, ये अगर स्टैटिक लोड है, सुन लो, ये इससे लगा दो। अगर सुन लो स्टैटिक लोड है, अगर स्टैटिक लोड है तो डक्टाइल मटेरियल लिखा होगा, तो डक्टाइल मटेरियल में फेल्योर स्ट्रेस की जगह क्या रख देना, यील्ड स्ट्रेस। अगर ब्रिटिल मटेरियल है, स्टैटिक लोड है, तो क्या रख देना, अल्टीमेट स्ट्रेस। दोनों फार्मूला याद हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है पहले, तभी आगे बढ़ेंगे। सब लोग बोलो ये फार्मूला क्लियर है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। अभी आगे हम ये भी प्रूव देंगे कि डक्टाइल मटेरियल में फेल्योर स्ट्रेस क्यों यील्ड है, ब्रिटिल में क्यों अल्टीमेट है, ये भी प्रूफ मिलेगा समय के साथ। पहले यहां बताओ क्लियर है, ठीक है। देखो अब हुआ है, बंद हो गया, लग नहीं पाया। वेट करो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट वेट करो, थोड़ा लैपटॉप का चार्जर में प्रॉब्लम है। 1 मिनट चार्जिंग पॉइंट पे लगाने दो। थोड़ा सा पीछे कर लो इसको पीछे कर लो, वहां तक कब हो जाए, पीछे थोड़ा प्रेस करो। एक्चुअली घर पे पढ़ा रहे हो ना, तो अभी थोड़ा अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं। घर पे आज पहली क्लास है, तो अभी अरेंजमेंट हुई नहीं है। अभी तक तो ऑफिस में था, तो सब अरेंज था। चार्जिंग नहीं हुआ, हट गया, हुआ था, हट गया। हाँ पढ़ा रहे भाई, एस जल्दी ही पढ़ा रहे हैं। पहली बार आए हो ना, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, तब से क्लास ही पढ़ा रहे थे। आप लेट आए हो बच्चा, थोड़ा लेट आए हैं आप, ठीक है ना। पढ़ा रहे, थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ हुआ, हो गया, ठीक है। अच्छा आधा घंटा हम ऐसे ही वेस्ट कर देते तो मत आया करो आसार तक, नो प्रॉब्लम। तो क्लास मत आया करो, कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है आना सार्थक। बाकी जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लो कि वेस्ट हो रहा है उनका टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं, तो तुम भी मत आया मत करो।
ऐसा जरूरी नहीं है कि पढ़ना आना जरूरी है। एक साल बाद आओगे, अगले साल आओगे, तुम एक साल बाद आओगे, लेकिन आओगे मेरे ही पास, टेंशन ना लो। तुम हम खुद खुद समझते हैं तुम्हारे जैसे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी ये फार्मूला क्लियर हो गया सबको? बाकी लोग, अरे हटाओ यार, टाइम नहीं मेरे पास फालतू की बातें करने के लिए। सुनो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू अल्टीमेट स्ट्रेस बटे अलाउएबल स्ट्रेस इज ट्रू ओनली फॉर ब्रिटल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोड। ठीक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू, ठीक है। अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मत आया करो ना सार्थक। तुम्हारा अगर टाइम वेस्ट हो रहा है माय डियर फ्रेंड, तो मत आया करो। व्हाट आई एम सेइंग, मत आया करो। अगर तुम्हें इज्जत नहीं देनी आती, अगर तुम्हें तरीका नहीं है, तो मत आया करो, ठीक है ना। वेस्ट करने की टाइम, हम बोल रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं क्या हम? तुम अपनी मर्जी से आ रहे हो। अब लैपटॉप बंद हो जाएगा तो मैं चार्जिंग नहीं लगाऊं? तुम अभी आए हो, पिछले सवा घंटे। नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ो चलो। समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, पढ़ो। नेट वाले का नंबर किस नाम से सेव किया? ये तो चल रहा है, वो नहीं चल रहा। चलो, आई एम बैक। आवाज आ रही है मेरी? अरे सार्थक कोई बात नहीं, क्लास करो, कोई नहीं। हेलो, अभी अभी नेट लगाए आप एसबीआई में? वो ये चल नहीं रहा नेट, बार बार रुक रहा है, बार बार रुक रहा है। मतलब 5 MBPS 6 MBPS भी नहीं चल रहा है, क्लास ले रहा हूँ मैं। यस, देखिए। चलो, क्लियर है? ठीक है। सार्थक को अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है, वो अपना पॉइंट रख रहा था, मैं बोल सकता हूँ, आप लोग नहीं प्लीज। तो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। वो भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है, तो आप क्लास पे फोकस करिए, ठीक है। तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ रहे थे, नो प्रॉब्लम। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्लियर करते हैं। अब नहीं बफर करेगा भाई, अब 5 मिनट दो, अब नहीं बफर करेगा। आज आज दिक्कत है, आज पहली बार नेट लिया है इसका, तो थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा मैनेज कर लो। अगर आपको पता होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करूं, फेल्योर स्ट्रेस, फेल्योर स्ट्रेस बटे अलाउएबल स्ट्रेस, ये मैंने बता दिया है। अलाउएबल स्ट्रेस, ठीक, ये मैंने बता दिया सार्थक। अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई पूछे कि कब कौन सा फार्मूला लगाएं, तो आपने बड़ा क्लियरली बताया, आपने बड़ा क्लियरली बताया यहाँ पे, सर अगर स्टैटिक लोड है तो मेरे पास ये पैमाना है। पहले मैं लोड देखूंगा, स्टैटिक है, स्टैटिक में डक्टाइल देखूंगा, देखूंगा डक्टाइल, देखूंगा डक्टाइल, ध्यान से सुनना। उसके बाद डक्टाइल के बाद देखूंगा ब्रिटेल। अगर डक्टाइल है, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो फेल्योर स्ट्रेस होगा यील्ड स्ट्रेस। अगर ब्रिटिल मटेरियल है तो फेल्योर स्ट्रेस होगा अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या होगा? अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। दिस इज क्लियर? हाँ, अभी मैं बताऊंगा सार्थक कैसे लगाना इस फार्मूले को। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये फार्मूला कैसे लगाना है सार्थक, नो इशू। फार्मूला मैं बताऊंगा। आज थोड़ी नेट इशू ज्यादा है, मैं देख रहा हूँ बार बार नेट इशू हो रहा है, बार बार देखो, अभी भी बफरिंग कर रहा है, अभी भी बफर हो रहा है। सुन लो, सुन लो। सुनो,
बार बार नेट इशू हो रहा है, बार बार नेट इशू हो रहा है। मैं कह रहा हूं अब हम कल से, अरे अभी नेट इशू है, अभी नेट इशू है, अभी नेट इशू है। बताओ बाकी लोग को। अच्छा सही है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सही है ठीक है। अगर स्टैटिक लोड है, अभी सार्थक तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, अभी तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो फेल्योर स्ट्रेस हो जाएगा यील्ड स्ट्रेस। अगर मैं ब्रिटल मटेरियल है तो फेल्योर स्ट्रेस हो जाएगा अल्टीमेट। अगर डायनेमिक लोड है, सुनो, अगर ये डायनेमिक लोड है, अरे नहीं यार प्रत्यूष, अब छोड़ो, लड़का पढ़ने आया, पढ़ने दो, अच्छा लड़का है। अगर डायनेमिक लोड की बात करेंगे, डायनेमिक लोड देखोगे जहां भी, तो डक्टाइल हो या ब्रिटिल देखने की जरूरत नहीं है, मटेरियल चेक नहीं करेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, डायनेमिक लोड है तो हम मटेरियल नहीं चेक करेंगे। डक्टाइल हो या ब्रिटिल हम डायरेक्ट लिखेंगे फेल्योर स्ट्रेस। सार्थक आई एम सॉरी, अगर कोई आपको बोलता है तो लिटरली सॉरी, कोई फालतू का अब नहीं बोलेगा। प्रत्युष आई एम सेइंग दिस लास्ट टाइम दैट अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो बंदा भी पढ़ने आया, हो सकता है भाई सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, कोई और बात रही होगी। सार्थक आई कैन अंडरस्टैंड, आप पढ़ो बच्चा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या मेरी भी फ्रस्ट्रेशन है, मेरे नेट की वजह से गुस्सा था, तुम पे उतर गया, तुम्हें किसी और बात का गुस्सा रहा होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो डायनेमिक लोड जो होता है, डायनेमिक लोड होता है, जब भी डायनेमिक लोड शब्द देखो तुम आंख बंद कर लो, डक्टाइल हो या ब्रिटिल दोनों के लिए फेल्योर स्ट्रेस एक ही है, दोनों के लिए फेल्योर स्ट्रेस एक ही है, और उसका नाम होगा एंडोरेंस लिमिट, उसका नाम होगा एंडोरेंस लिमिट। क्या होगा माय डियर फ्रेंड? एंडोरेंस लिमिट। आज के बाद से याद रखना ये टेबल। मैंने क्या बोला? अगर आपको कभी भी बोलता है कि बताओ डायनेमिक लोड लगा है फेल्योर स्ट्रेस क्या लेंगे, तो आप बोलोगे एंडोरेंस लिमिट। क्या बोलोगे? एंडोरेंस लिमिट। आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सवाल कैसे लगाएंगे हम बताएंगे अभी, अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे करना है। अर्थक्वेक इज कम इन अंडर द डायनेमिक लोड, अभी डायनेमिक लोड पढ़ाऊंगा मैं, सार्थक अभी पढ़ाऊंगा, अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे फोकस करो। तो अगर सोचो, अगर किसी दिन क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ऐसे क्वेश्चन आया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू, पहले सब लोग सुनो, एंडोरेंस लिमिट डिवाइडेड बाय अलाउएबल स्ट्रेस, लिखेगा दिस फार्मूला इज यूज फॉर स्टैटिक लोड, ध्यान से सुनना, बी डायनेमिक लोड, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? जल्दी बोलो। अगर किसी दिन क्वेश्चन आया कि एंडोरेंस लिमिट बटे अलाउएबल स्ट्रेस दिस फार्मूला इज यूज फॉर, तो आप क्या बोलोगे? डायनेमिक लोड। देखो मैंने टेबल बना दिया है कि कहां कौन सा फार्मूला होगा, ये टेबल आपको दुनिया का हर सवाल लगा देगा, किसी भी किताब को आज के बाद से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको अब मैं बताऊंगा सवाल कैसे लगाना है और क्या होगा, ये भूल जाइए, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये फार्मूला आपको बता देगा कि दुनिया में हर सवाल कैसे लगेगा। इज दिस क्लियर? अब सुनना, अब सुनना जरा ध्यान से, अब ध्यान से सुनते रहो सब। मैं बोल रहा हूं इस फार्मूले का यूज क्या है और कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं इस फार्मूले का यूज क्या है और कैसे करेंगे, तो देखो देयर इज ए क्वेश्चन, क्वेश्चन आया, यूज देखिएगा, एक कोई बॉडी है और यहां फिक्स है, ये कोई बार है, ध्यान से सुनना। बोला इस बार पे एक लोड लगा हुआ है 100 किलो न्यूटन का, सब लोग सुन लो, 100 किलो न्यूटन का, और बोल रहा है इस बार का एरिया है 100 mm स्क्वायर। बोल रहा है ये जो लोड लगा हुआ है स्टैटिक लोड है, ध्यान से सुनना, और बोल रहा है कि ये जो मटेरियल है वो है डक्टाइल, डक्टाइल मटेरियल। ये मटेरियल किसका बना हुआ है? डक्टाइल। बोल रहा है द बार इज मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल एंड हैविंग, अब सुनना, एंड हैविंग अल्टीमेट स्ट्रेस 500 मेगापास्कल। सुनना जरा, बोला एंड यील्ड स्ट्रेस, इसी बॉडी का डक्टाइल मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस भी दिया है,
यील्ड स्ट्रेस 250 मेगापास्कल, ध्यान से सुनना, और बोला है एंडोरेंस लिमिट या एंडोरेंस स्ट्रेस, एक ही बात है, एंडोरेंस लिमिट या स्ट्रेस, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 100 मेगापास्कल। सुन लो पहली बात, जब भी ये क्वेश्चन आएगा माय डियर फ्रेंड, पहली बात तो 99% बच्चा जब भी ये क्वेश्चन आएगा, हाँ गुड गुड गुड, सुन लो, हाँ सही है सार्थक, सही है, सुनना, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ फेल्योर स्ट्रेस क्या है, अल्टीमेट भी दिया है, यील्ड भी दिया है, एंडोरेंस भी दिया है, देख लो कहीं नहीं लिखा है फेल्योर स्ट्रेस इस क्वेश्चन में, पर तुमको मैंने एक टेबल दिया, अभी बताया मैंने कि अगर लोड स्टैटिक हो, पहले देखो लोड और उसके बाद देखो मटेरियल, अगर डक्टाइल है तो फेल्योर स्ट्रेस होगा यील्ड। अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये लोड क्या है, स्टैटिक, तुमको पता चल गया तुम्हारे काम का फेल्योर स्ट्रेस यील्ड है, बाकी तुम्हें किसी चीज से नहीं लेना देना, दिस इज योर फेल्योर स्ट्रेस, दिस इज योर फेल्योर स्ट्रेस, कहानी खत्म। अब सुनना, अब अगर तुम्हें फेल्योर स्ट्रेस पता चल गया, तुम बोलोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू फेल्योर स्ट्रेस, हाँ ठीक है सार्थक, माइल्ड स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, वहां यूज होगा, अभी जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे पढ़ लो, बाकी अभी बहुत सी चीजें तुम लोग को पता नहीं, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। अलाउएबल स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस यही होगा, सबको फार्मूला पता है, बात समझ में आई कि फेल्योर स्ट्रेस तो इस क्वेश्चन का पता चल गया भैया, फेल्योर स्ट्रेस पता चल गया, फेल्योर स्ट्रेस तुम्हारा कितना है 250, 250, 250 मेगापास्कल। अब बात होता है अलाउएबल स्ट्रेस, अलाउएबल या वर्किंग स्ट्रेस मतलब जो तुम लगाए हो, तो कितना स्ट्रेस लगाए हो, फोर्स अपॉन एरिया, ये जो फोर्स लगा है उसको एरिया से डिवाइड कर दो, फोर्स कितना है भैया 100 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, एरिया कितना है 100 mm स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो 100 से, बढ़ गया, तुम देखोगे ये आ रहा है 1000 मेगा पास्कल या 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, अरे बोलो, तुमसे पूछा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखो तुम बोलोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द फेल्योर स्ट्रेस 250 बटे 1000 कटा, ये आ रहा है 0.25, तो तुम बोलोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक से कम आ रहा है, इसलिए डिजाइनर ने गलती की है, उसको ये इतना लोड नहीं लग सकता, भले आंसर सही है 0.25, तुम्हारा आंसर सही है, पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता है कि हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि ये जो लगाया है बॉडी टूट जाएगी, इतना लोड नहीं लगेगा, ये बॉडी लेस सेफ नहीं, सेफ है ही नहीं, नो सार्थक, लेस सेफ नामक कोई चीज नहीं है, ये अनसेफ है, जब भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक से कम आए तो तुम डायरेक्ट बोलोगे अनसेफ, क्या बोलोगे अनसेफ, इज दिस क्लियर, एक से ज्यादा होना चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ही है एक से ज्यादा होना चाहिए, अब आपको बात क्लियर है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे, अब सोचो इसी क्वेश्चन में, अरे तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो यार, मैंने मना कर दिया तब भी लड़े जा रहे हो, अगर सोचो एक क्वेश्चन आ गया, अब कोई लड़ाई नहीं करेगा, एक क्वेश्चन आ गया और इसी क्वेश्चन को डक्टाइल नहीं कह के ब्रिटिल कह देता, यहां सिर्फ बोल देता ब्रिटिल मटेरियल, बताओ अब फेल्योर स्ट्रेस कितना हो जाता 500, अब कितना हो जाता 500, अगर इसी में एक लाइन चेंज करता, बस सिर्फ बताओ एक लाइन बोलता फेल्योर स्ट्रेस जो है, ध्यान से सुनना, अगर इसमें एक लाइन चेंज कर देता कि फेल्योर स्ट्रेस इज, अगर यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल की जगह कहता ब्रिटिल मटेरियल, तो तुम फेल्योर स्ट्रेस लेते अल्टीमेट स्ट्रेस, कितना लेते अल्टीमेट, और आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी माय डियर फ्रेंड कितना आता, अल्टीमेट मतलब 500 डिवाइडेड बाय 1000, देख लो कितना आ रहा है 0.50, इसका मतलब आप बताओ लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है और ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल अगर आपको याद है तो दुनिया में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सवाल गलत नहीं होगा, दिस क्लियर, आपको क्या पकड़ना है लोड, लोड
हाँ अनसेफ है। आपको क्या पकड़ना है, लोड। अगर लोड आप पकड़े उसके बाद आप देखोगे मटेरियल डक्टाइल है या ब्रिटिल। अगर डक्टाइल और ब्रिटिल पकड़ लिए तो तुम सवाल कर लोगे। अब बारी आती है डायनेमिक लोड क्या है और एंडोरेंस लिमिट क्या है। अभी मैं समझाऊंगा क्या है। कुछ भी आप लोड नहीं जानते हो, आप लोग लोड नहीं जानते हो। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनना। एक बात सुन लो पहले, दिस इज यूनिट। अब सुन लो, अब मैं जो बता रहा हूं वो सुन लो, यूनिट कन्वर्जन। आज के बाद से यूनिट इसी में चलेगी जो मैं बता रहा हूं। इसके अलावा अगर चौथी यूनिट कोई लेके आया तो एक झापड़ मारेंगे हम। कोई किताब हो, किताब जो मर्जी लगाओ, यूनिट यही चलेगी जो मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुन लो, ये सोम में आज बता रहा हूं, आज के बाद से यूनिट दोबारा नहीं आएगी। सुन लो सुन लो, एक यूनिट तुमको दिखती है पास्कल। कहां से आई है? प्रेशर बराबर स्ट्रेस बराबर फोर्स अपन एरिया। पढ़ते हो ना पास्कल? हाँ अभी मैं बता रहा हूं, सुनते जाओ। सार्थक थोड़ा सा शांत रहो और सुनो, बस थोड़ा सा शांत रहो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो प्रेशर और स्ट्रेस एक ही चीज है, ठीक है। फ्लूइड में सुन लो, फ्लूइड में हम जो है प्रेशर को, फ्लूइड में हम प्रेशर को क्या कहते हैं? स्ट्रेस। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। दोनों का फार्मूला सेम है, फोर्स अपन एरिया। दोनों के फार्मूले में फर्क क्या है सुन लो। प्रेशर में जो फोर्स होता है वो एक्सटर्नल होता है, और स्ट्रेस में जो फोर्स होता है वो इंटरनल होता है। फोर्स दोनों में अलग है, एक में एक्सटर्नल है एक में इंटरनल है। पर इंटरनल हो या एक्सटर्नल, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन ही है और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। यानी पहली यूनिट जो तुमको स्ट्रेस की मिली है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक साइंटिस्ट थे पास्कल, नाम सुना होगा। एक साइंटिस्ट थे पास्कल जिन्होंने स्टैटिक प्रेशर दिया है। उनको इज्जत दिया गया और बोला गया 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पहली यूनिट जो आपको याद करनी है, याद रखिएगा। दूसरी बात, एक शब्द पे हमेशा याद रखिएगा, वो है मेगा। मेगा मेगा में हमेशा कैपिटल एम होगा और स्मॉल एम होगा तो वो मिली है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक शब्द आपको मिलेगा मेगा, अगर मेगा है तो कैपिटल एम होगा, मिली है अगर मिली है तो स्मॉल एम लिखा होगा, ठीक। मेगा का मतलब होता है, आपको दिखेगा मेगा टन दिखता होगा, मेगावाट दिखता होगा। तो मेगा का मतलब होता है एम को काटो और जो बचा है वो लिख दो 10 पे पावर 6। मेगा मतलब 10 पे पावर 6, यहां काटोगे तो 10 पे पावर 6 वॉट। मेगा आपको हमेशा दिखेगा। फ्लूइड में एक शब्द दिखेगा मेगा पास्कल। 99% यही दिखेगा, 99%। यानी मेगा पास्कल मतलब मैं लिख सकता हूं 10 पे पावर 6 पास्कल को काटूं। अब 10 पे पावर 6 पास्कल को मैं लिख सकता हूं 10 पे पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। जस्ट टेल मी, बोलो भैया, क्लियर है? यानी अगर मैं बोलूं 1 मेगा पास्कल बराबर, तो मैं लिखूंगा 10 पे पावर 6 पास्कल बराबर 10 पे पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 10 पे पावर 6 न्यूटन, मीटर को mm स्क्वायर में करूं, अगर 10 पे पावर 6 mm स्क्वायर गया। कई बार ये क्वेश्चन आया है और जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 मेगा पास्कल बराबर 10 पे पावर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। याद रखना, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है 1 मेगा पास्कल, लेकिन 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू होता है 10 पे पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर में है तो 10 पे पावर 6, mm में है तो 1। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? जल्दी बोलो, ये क्लियर है? ओके 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 ओके। अब आपको एक यूनिट मिलेगी और वो 1000 बार मिलेगी, समझ लीजिए। अभी बता दे रहा हूं, आगे बताऊंगा। 3 कांस्टेंट दिखेंगे, ई, के और जी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी इसके बारे में नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ यूनिट बता रहे हैं। ये ई, के, जी जब भी आपको मिलेगा, इसका यूनिट 99% क्वेश्चन में दिया होगा गीगा पास्कल। क्या दिया होगा? गीगा पास्कल। सुनते जाइए, अगर आपको यूनिट दिखेगी ई, के, जी और इसकी यूनिट दी होगी गीगा पास्कल। अब सुन लो, अगर आप जानना चाहते हैं तो 1 गीगा पास्कल होता है 10 पे पावर 9 पास्कल।
अगर 10 पे पावर 9 पास्कल को सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा 10 पे पावर 9 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा 10 पे पावर 9 न्यूटन। मीटर स्क्वायर को लिखूंगा 10 पे पावर 6 mm स्क्वायर। कट गया, ये हो गया 10 पे पावर 3। आप क्या लिखोगे? 10 पे पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मिला कि नहीं मिला? यानी कि 1 गीगा पास्कल कई बार आया है, इज इक्वल्स टू 10 पे पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 10 पे पावर 3 मेगा पास्कल। ये कन्वर्जन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 गीगा पास्कल बराबर 1000 मेगा पास्कल। पहले ही बता दे रहा हूं, सवाल इसके बिना होगा नहीं। 1 गीगा पास्कल बराबर 10 पे पावर 3 मेगा पास्कल या 10 पे पावर 3 न्यूटन पर मीटर पर mm स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर ये बात? ठीक है, कितने लोग हैं? सब लोग? चलो, अब एक बात नोट कर लो। अगर सोम में कभी तुम यूनिट की वजह से गलती नहीं करना चाहते हो, ये स्पेशल कन्वर्जन है, सुन लो। स्पेशल कन्वर्जन है, स्पेशल कन्वर्जन बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर सोम में चाहते हो कि कभी गलती ना हो तो हमेशा याद रखना, फोर्स अगर तुम्हें कभी किलो न्यूटन में है, किसी भी क्वेश्चन में आंख बंद करना, किलो न्यूटन को न्यूटन में लिख लेना। ऐसे कन्वर्ट करोगे, 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में करना ही करना है। सुन लो, लेंथ अगर कभी मीटर में दिया है तो मीटर में कभी यूज नहीं करोगे, mm में करोगे। इसमें करोगे mm में। एरिया अगर कभी मीटर स्क्वायर में है तो हमेशा उसको यूज करोगे mm स्क्वायर में। इसमें mm स्क्वायर में 10 पे पावर 6 mm स्क्वायर। कभी भी एरिया मीटर स्क्वायर में नहीं यूज करोगे। मतलब पूरे सोम में आप हर जगह केवल क्या यूज करोगे? न्यूटन और mm। क्या यूज करोगे? न्यूटन और mm। और सुन लो, जब भी आपको गीगा पास्कल दिखेगा तो तुरंत गीगा पास्कल को कन्वर्ट करोगे मेगा पास्कल में। ये करोगे नहीं तो सवाल हमेशा गलत होगा। तुमको लाख थ्योरी का नॉलेज हो, लाख तुम अच्छा सवाल लगा लेते हो, सारे न्यूमेरिकल कर लेते हो, पर अगर ये नहीं काम किए तो सवाल 100% गलत होना है। तो सवाल 100% गलत होना है। हमेशा किलो न्यूटन को न्यूटन, मीटर को mm। क्लियर है? मीटर स्क्वायर को 10 पे पावर 6 mm स्क्वायर, गीगा पास्कल को 10 पे पावर 3 मेगा पास्कल। क्लियर है? ये आपको करना ही करना है। अगर नहीं करते हैं तो कभी भी सवाल सही नहीं होगा। आप सुनो, इसका मतलब अगर कहीं किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा है P, और मैंने बोला और एरिया है A, तुमसे बोलूंगा स्ट्रेस निकालो, तो तुम क्या करोगे? स्ट्रेस बराबर P/A करोगे। तो तुम इस फोर्स को किस में रखोगे? मैंने बोला हमेशा न्यूटन में। एरिया को किस में रखोगे? mm स्क्वायर में। मतलब तुम जब भी सवाल लगाओगे तो किसमें स्ट्रेस निकालोगे? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो अगर मेरी बात फॉलो करोगे, अगर तुम ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो तो तुम हमेशा यही करोगे ना। अरे भाई, हमेशा यही करोगे। फोर्स को न्यूटन में रखोगे, एरिया को mm स्क्वायर में रखोगे, तो तुम्हें जो स्ट्रेस मिलेगा वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में मिलेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी तुमने बताया कि 1 न्यूटन, अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही तो 1 मेगा पास्कल होता है। इसका मतलब जब भी स्ट्रेस तुम निकालोगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो इसका मतलब उसको तुम क्या लिख सकते हो? मेगा पास्कल। क्या लिख सकते हो? मेगा पास्कल। यानी तुम हमेशा स्ट्रेस किसमें निकाल लोगे? मेगा पास्कल में। कभी भी जीवन में सवाल गलत नहीं होगा। क्या करना है? जब भी न्यूमेरिकल दिखे, न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन, मीटर को mm, ध्यान से सुनना, किलो न्यूटन को न्यूटन, मीटर को mm, मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर,
गीगा पास्कल को मेगा पास्कल, ये कन्वर्ट करना ही करना है। अगर तुम ऐसे कन्वर्ट करते हो तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। बोलो क्लियर है? सभी लोग बोलो बोलो भैया। बुढ़े मालिक या नहीं क्लियर? ठीक है, ये कन्वर्जन स्पेशल है, ये करना ही करना है। ओके ओके ओके, आप सुनना, आप सुनना, मैं डक्टाइल ब्रिटल में आने वाला हूं डिटेल में, पहले मेरी बात सुन लो। उसके पहले लोड पढ़ना जरूरी है, लोड पढ़ना बहुत जरूरी है, सुन लो। यूनिट हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ गए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में तुम क्या नहीं समझो, सुन लो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में तुम ये नहीं समझो, अभी डायनेमिक लोड की बात मैंने की ही नहीं, डायनेमिक लोड की बात नहीं की है, एंडोरेंस लिमिट की बात नहीं की है माय डियर फ्रेंड, ठीक है? अभी उसकी बात नहीं हुई है, बाकी एक एक बात हो चुकी है, ठीक है? अब सुनना, एक बात क्लियर हो गई गोविंद, ध्यान से सुनना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है और न्यूमेरिकल करते वक्त मुझे कैसे कन्वर्जन करना है। किलो न्यूटन को न्यूटन, मीटर को एमएम, मीटर स्क्वायर को एमएम स्क्वायर, गीगा पास्कल को मेगा पास्कल। गीगा पास्कल एक यूनिट है जो ई के और जी की दी होगी। ई के जी आगे पढ़ाऊंगा, ये इलास्टिक कांस्टेंट है, पर हमेशा उनको करना ही करना है। अब बात समझ में आती है, व्हाट इज लोड। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है, तो क्योंकि अगर लोड नहीं समझे तो हम स्टैटिक डायनेमिक कुछ नहीं समझेंगे, समझ लो। अगर लोड नहीं समझे तो हम कुछ नहीं समझेंगे, व्हाट इज स्टैटिक लोड, व्हाट इज डायनेमिक लोड। अगर लोड नहीं पता है तो हमें कुछ नहीं पता है। बात क्लियर है? क्लियर है? सार्थक, सार्थक जी बताइए, है कि चले गए? सार्थक, बात क्लियर है? सार्थक, सार्थक जी बताएंगे तभी आगे पढ़ेंगे। सार्थक, सार्थक, सार्थक का वेट कर रहा हूं, सार्थक बोले तभी। अभी क्लियर है? अभी बफरिंग नहीं कर रहा होगा? बताओ भाई, अभी बफरिंग नहीं कर रहा होगा? झारखंड बॉयज अभी बफरिंग कर रहा है क्या? सही है, सुनो, एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, आज मैं क्लास रोक देता हूँ, अभी मैं नेट वाले को फोन कर लेता हूँ, बहुत बफरिंग हो रही है आज, दिक्कत हो रही है, ठीक है? क्योंकि मैंने सेटअप चेंज किया है, ठीक है? सुनो दीक्षा, अभी मैंने सेटअप चेंज किया है, एक्चुअली मैं ऑफिस से अब घर शिफ्ट हो गया हूँ, बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, तो आप लोग को इस पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब की क्लास बोर्ड पे होगी, तो मजा आएगा। और अभी मेरी शाम की क्लास है, ठीक है? शाम की क्लास है। हाँ मोनिका, वो बीच बीच में हो रहा है, बीच बीच में फिर दिक्कत हो रही है कभी कभी, ठीक है? अभी अभी मैं आज जरा देख लेता हूँ, ठीक है? आज मैं देख लेता हूँ नेट वेट और जो भी चीजें हैं वो सही कर लेता हूँ। अभी शाम को आप लोग की क्लास 1 घंटे की लेनी है एफएम की, उसके पहले मैं चीजें सही कर लेता हूँ, क्योंकि कल से नेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो अब हम बोर्ड पे काम करेंगे, तो बोर्ड पे आई एम वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है? बोर्ड पे आपको पता चल जाएगा, बहुत मजा आने वाला है जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, इशू नहीं है, बोर्ड पे काम करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा सोम आपका जल्दी कवर कर दूं, बड़े बड़े क्लासेस लेके, ठीक है ना? 1-2 दिन और वेट करिए, फिर क्लासेस लंबी लेके मैं सोम जल्दी कवर कर दूंगा। और एफएम ऑलरेडी पेड में चल ही रहा है, जो लोग पेड में है वो लोग कर ही रहे हैं, जो लोग नहीं पेड सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं वो यूट्यूब फॉलो करें, यूट्यूब पे मैं सोम करा रहा हूँ, ठीक है? भी कायदे से करेंगे और अच्छे से कर लेंगे। एफएम की क्लास दीक्षा साहू, अगर आप पेड पे हो ना तो एफएम की क्लास मेरी है 7 बजे से 7 से 9। मोनिका शायद कल नहीं तो परसों, मंडे से श्योर। मोनिका मंडे, मंडे मंडे बोर्ड इज ऑलरेडी मतलब लग चुका है, बोर्ड लग चुका है, कैमरा लग चुका है,
ओनली बस आज नेट नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे नेट भी आज लग गया है, उसको मैं देख ले रहा हूँ क्यों बार बार नेट की स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो आज की बात है, आज के बाद से जब भी हम मिलेंगे, जब भी हम स्टार्ट करेंगे, मतलब मंडे मान लो या जब भी, तो हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड पे। और बोर्ड पे आप लोग को बीम तोड़ के दिखा दूंगा कहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है। इसमें तो थोड़ा मुश्किल होता है पर वहां और क्लियर होगा। तो आप अभी आज जो पढ़ाया उतना क्लियर होगा। कल भी क्लास होगी, कल क्लास होगी, कल स्पेशल क्लास है साउंड की, सुन लो सुन लो, कल आप लोग की स्पेशल क्लास है। मैं अभी लिंक डाल दूंगा, सब लोग 10 बजे सुबह साउंड वाली, और शाम को फिर एक और स्पेशल क्लास है जिसमें मैं स्टार्ट कर दूंगा ग्रेविटेशन, इसमें स्टार्ट करूंगा ग्रेविटेशन। तो सबको सबको फ्री है, जितने लोग कुछ सीखना चाहते हैं वो वहां पर आके लाइव क्लास में साउंड भी पढ़ लीजिए और ग्रेविटेशन। आई विल शेयर द लिंक, कल क्लास होगी सुबह 10 बजे से, स्पेशल क्लास, ठीक है। साउंड वाली क्लास हम खत्म कर लेंगे 2-2.5 घंटे में, और उसके बाद शाम को हम करेंगे 10 AM एंड 5 PM, बिल्कुल हेमलता, 10 AM एंड 5 PM 10 बजे वाली क्लास साउंड की है, और 5 बजे वाली क्लास ग्रेविटेशन स्टार्ट करूंगा। तो जिन लोगों को पहले अगर पहली क्लास से पढ़ना है और जीवन में कुछ सीखना है तो पहले आ जाएंगे, ग्रेविटेशन समझ में आ जाएगा। वन लाइनर एग्जाम कोई भी दीजिएगा उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। होप आज की क्लास आपको क्लियर रही होगी। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन रहा है, दैट इज फॉर नेट, उसके लिए सॉरी, बट हाँ नेक्स्ट क्लास से कोशिश रहेगा कि नेट कोई इशू ना हो, और साथ साथ में आपका ये जो क्लास चल रहा है ना, नेट का भी इशू ना हो, और साथ साथ में चीजें बोर्ड पे हो, तो बोर्ड पे मजा आएगा, ठीक है। ओके 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 ओके। और किसी का कोई सजेशन, कोई किसी का सजेशन, कोई टॉपिक जो मैं करा दूं, किसी का कोई सजेशन हो तो विदाउट हेजिटेशन आप देख सकते हो, मुझे मैसेज लिख सकते हो, कोई भी सजेशन जस्ट टेल मी, ठीक है। वो किसी का कोई इशू नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, मुझे यही लगता है, बाकी ठीक है। कोई नहीं आशुतोष जी, आप मजा मजा लीजिए, अभी अभी आप मेरा सोम पढ़ते जाइए, सोम अभी अभी आप पढ़े नहीं है कुछ, धीरे धीरे आपको चीजें पता चलती जाएंगी, और मतलब होते हैं ना तोते उड़ते जाएंगे कि अभी बहुत कुछ सीखना है, घबराइए मत। ठीक है दीपक, मिलते हैं भाई, व्हाट्सअप करो, मुझे व्हाट्सअप करो, मैथमेटिक्स के नोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स के नोट दे देंगे, आप लोग सब लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसको मैथ्स पढ़ाना होगा, कभी मन किया तो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा, मेरा फेवरेट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, अभी टाइम मिला तो बोर्ड पे प्रोबेबिलिटी फ्री पढ़ा दूंगा आप सब लोग को। नोट्स मैं पीडीएफ में दूंगा, पीडीएफ में दूंगा नोट, थोड़ा सा अभी मेरी चीजें अरेंज हुई है घर पे, 2-4 दिन आशुतोष वेट करो, एफएम के भी नोट्स दूंगा जितने टॉपिक कराए हैं मैंने। अब मैं थोड़ा सा चीजें अरेंज कर रहा हूँ, घर आ गया हूँ, घर पे घर से चीजें अरेंज करना आसान हो जाएगा तो मैं देना शुरू कर दूंगा नोट्स, नोट्स का इशू नहीं है। चलो बाय बाय।